क्या महाटेट एग्जाम का डर है? टेंशन छोड़ें, उर्दू ग्रामर के ये टॉपिक्स पूरे मार्क्स की गारंटी है। सिलेबस की बुनियाद ये 6 टॉपिक्स हैं। हुरूफ, अस्वात और अक़साम कलाम समझे बगैर पेपर पास करना बिल्कुल नामुमकिन है। बाकी 6 टॉपिक्स कामयाबी का मास्टर प्लान है। ज़मीर, सिफत और अल्फाज के जोड़े ही फाइनल मेरिट तक पहुंचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम असातिज़ा कराम और महा टीईटी के तमाम उम्मीदवारों, आज के इस खास तज्जियाती सेशन में हम उर्दू हरूफ तहज्जी की गहराई में उतरने वाले हैं। अगर आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं और तदरीस का तजुर्बा रखते हैं तो ये मास्टर क्लास खास आपके लिए डिज़ाइन की गई है। बिल्कुल, और सेशन शुरू करने से पहले एक ज़बरदस्त खुशखबरी, इस मास्टर क्लास के तफसीली PDF नोट्स और एक प्रैक्टिस क्विज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो जल्दी से यूट्यूब चैनल इरशाद वाहनवाड़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि ये मालूमाती सफ़र बिला तातुल जारी रहे। तो चलिए सीधे मौजू की तरफ चलते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हुरूफ तहज्जी की बुनियाद, फिर उनका माखज़ यानी ये कहाँ से आए हैं, उसके बाद तलफ़्फ़ुज़ और रस्मुल ख़त, क्लासरूम के लिए कुछ ज़बरदस्त तदरीसी हिकमत अमली और आखिर में आप सबका फेवरेट हिस्सा महाटेट के पिछले सालों के आजमाइशी सवालात। ये पूरा खाका इस तरह तरतीब दिया गया है कि आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करने में कोई दिक्कत ना हो। तो शुरुआत करते हैं हुरूफ तहज्जी की बुनियाद से। हम जानते हैं कि आप में से अक्सर पहले से पढ़ा रहे हैं, लेकिन उर्दू ग्रामर के पर्चे में कुछ ऐसी बारीकियां होती हैं जहां अच्छे कंफ्यूज हो जाते हैं। और कन्फ्यूजन की सबसे बड़ी मिसाल है उर्दू हरूफ की कुल तादाद। कुछ किताबें 37 बताती हैं, कुछ 39, लेकिन याद रखिए महाटेट के इम्तिहानी मेयार के मुताबिक ये मुत्तफ़िक़ा तादाद 38 है। इसे पक्का ज़हन नशीन कर लें, ये एक ऐसा फैक्ट है जिस पर सीधा सवाल बनता है। अच्छा, अब इन 38 हरूफ को सौती एतबार से यानी आवाज़ के लिहाज से कैसे बांटा जाता है? बुनियादी तौर पर 2 हिस्सों में। एक हुरूफ सही, जिन्हें हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, जिनकी आवाज़ बगैर किसी सहारे के नामुकम्मल होती है, और दूसरे हैं हुरूफे इल्लत यानी वाउल्स, जो आवाज को मुकम्मल करते हैं। और ये बुनियादी तौर पे सिर्फ 3 हैं, अलिफ, वाव और छोटी ए। कितना आसान है ना? बस इन 3 को याद रखें, बाकी सब हुरूफे सही है। अब बढ़ते हैं अपने अगले हिस्से की तरफ, जो है माखज़ की तकसीम। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी याद दहानी। अगर आप उर्दू ग्रामर की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी मुकम्मल उर्दू ग्रामर प्लेलिस्ट का लिंक बिल्कुल इसी वक्त डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इसे जरूर चेक कीजिएगा। तो बात हो रही थी माखज़ की। ये सवाल इम्तिहानात में बार बार आता है कि फलां हर्फ कहाँ से आया है। इसे 3 कैटेगरीज में बांट लें। अरबी माखज़ जैसे स, ह और सौद, फारसी माखज़ जैसे प, च और जे, और हाँ, हमारी अपनी मकामी हिंदी या बर्र सगीर से आने वाली आवाज़ें, जिन्हें भारी आवाज़ें भी कहा जाता है, जैसे ट, ड और ड। इनकी पहचान ये है कि इन पर छोटी तुएं बनी होती हैं। इसे याद रखना महाटेट के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। अब आते हैं तलफ़्फ़ुज़ के मखारिज और रस्मुल ख़त की तरफ। अल्फाज अदा कैसे होते हैं और लिखे कैसे जाते हैं, यही तो एक कामयाब उस्ताद की असल पहचान है। हम मखारिज को बहुत ही साइंसी अंदाज में देख सकते हैं। मसलन होंठों से अदा होने वाले लब्बी हुरूफ जैसे बा और पा, ज़बान और दांतों की मदद से अदा होने वाले लिसानी हुरूफ जैसे ता और द, और गले से निकलने वाले हल्की हुरूफ जैसे ख़ा और गा। तजुर्बाकार असातिज़ा के लिए यहाँ एक ज़बरदस्त टिप है। क्लास में बुनियादी सीखने वालों को समझाने के लिए उन्हें आईने के सामने खड़ा करके इन आवाज़ों की प्रैक्टिस करवाएं। वो खुद देखेंगे कि होंठ और ज़बान कैसे हरकत करते हैं। और जब बात लिखने की आती है तो उर्दू का रस्मुल ख़त नस्तालीक कहलाता है। दाएं से बाएं लिखा जाने वाला ये खूबसूरत स्क्रिप्ट जिसमें हुरूफ आपस में जुड़ते हैं और अपनी शक्लें बदलते हैं। ज़रा हर्फ बे को ही देख लें, शुरू में कैसा दिखता है, दरमियान में कैसा और आखिर में कैसे। यही जुड़ने की खासियत उर्दू को दूसरी ज़बानों से मुनफरिद और बेहद खूबसूरत बनाती है। अब एक ऐसी चीज़ जिसमें अक्सर गलतियां होती हैं, हरकात यानी ज़बर, ज़ेर, पेश। क्या आप जानते हैं कि हरकत ना होने से माने कैसे बदलते हैं? सोचिए, एक लफ्ज़ है आइन, लाम, मीम। अगर ज़ेर लगा दें तो बनेगा इल्म यानी नॉलेज, और अगर ज़बर लगा दें तो बन जाएगा आलम, जिसका मतलब है झंडा। हुरूफ बिल्कुल वही है, बस एक छोटी सी हरकत ने पूरी कहानी बदल दी। और इसी तरह एक और उलझन है नूने गुन्ना की। ये वो नाक से निकलने वाली आवाज़ है जिसके आखिर में कोई नुक्ता नहीं होता, जैसे माँ और कहाँ। अगर आप माँ में नुक्ता लगा दें तो वो मान बन जाएगा, जो एक बिल्कुल अलग लफ्ज़ है। बुनियादी सीखने वालों को इमला की गलतियों से बचाने के लिए ये फ़र्क वाज़े करना बहुत अहम है।
تو گرامر کے اصولوں کے بعد اب ذرا پیڈاگوجی یعنی تدریسی حکمت عملی کی بات کرتے ہیں، کیونکہ مہاٹیٹ میں صرف یہ نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کو کیا آتا ہے، بلکہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ پڑھائیں گے کیسے۔ بالکل، سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ حروف کو ان کے نام سے زیادہ ان کی آواز سے سکھایا جائے۔ فلیش کارڈز اور تصاویر کا استعمال کریں، حروف کو الگ تھلگ پڑھانے کے بجائے انہیں الفاظ کے اندر استعمال کر کے سکھائیں۔ اور ہاں، املا کی باقاعدہ مشق اور انٹریکٹیو گیمز کلاس کو بوچھل نہیں ہونے دیتے۔ اگر آپ امتحان میں ان حکمت عملیوں کو ذہن میں رکھ کر جواب دیں گے تو پیڈاگوجی کے حصے میں آپ کے نمبر کوئی نہیں کاٹ سکتا۔ اور اب وقت ہوا ہے ہمارے سب سے دلچسپ اور اہم سیشن کا، مہاٹیٹ کے پچھلے سالوں کے پریکٹس سوالات۔ اپنے کی بورڈز تیار کر لیں، ہم سوال پڑھیں گے اور آپ کو فوراً کامنٹ باکس میں اس کا جواب لکھنا ہے۔ تو کیا سب تیار ہیں؟ پہلا سوال آپ کے سامنے ہے، اردو میں کل کتنے حروف ہوتے ہیں؟ جلدی سے اپنا جواب کمنٹ باکس میں ٹائپ کریں، دیکھتے ہیں کس کا جواب سب سے پہلے آتا ہے۔ اور وقت ختم۔ جی ہاں، ہم نے شروع میں ہی اس پر بات کی تھی، بالکل درست جواب ہے 38۔ جن لوگوں نے 38 لکھا ہے ان کی تیاری بالکل صحیح سمت میں جا رہی ہے۔ چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف۔ ان میں سے کون سا حرف فارسی سے لیا گیا ہے؟ آپ کے آپشنز ہیں اے ٹ، بی پ، سی د یا ڈی آئین۔ جلدی سے بتائیں۔ کامنٹس میں جوابات آ رہے ہیں اور درست جواب ہے آپشن بی یعنی حرف پ، کیونکہ ٹ مقامی ہندی ہے اور آئین عربی حرف ہے۔ تیسرا سوال، نون غنہ کی مثال کون سی ہے؟ اے نام، بی ندی، سی ماں یا ڈی نبی؟ یہ تو بہت ہی آسان ہونا چاہیے۔ بالکل، کامنٹ باکس میں صحیح جوابات کی لائن لگ گئی ہے۔ درست جواب آپشن سی ہے ماں، کیونکہ اس کے آخر میں ناک کی آواز ہے اور نقطہ نہیں ہوتا۔ چوتھا سوال تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے، حرف خے کا مخرج کہاں ہے؟ یعنی یہ ادا کہاں سے ہوتا ہے؟ ہونٹوں سے، دانتوں سے یا گلے سے؟ جلدی سے لکھیں۔ اور اس کا صحیح جواب ہے حلق یا گلا، یعنی یہ ایک ہلکی حرف ہے۔ ہم نے کہا تھا نا آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر پریکٹس کرنے کو۔ اور آپ پانچواں اور آخری پچھلے سال کا سوال، اردو کا رسم الخط کیا کہلاتا ہے؟ اس کا جواب تو بنا آپشن کے ہی آنا چاہیے۔ اور بالکل درست پہچانا، یہ نستعلیق کہلاتا ہے۔ جن اساتذہ نے یہ پانچوں جوابات صحیح دیے ہیں ان کا کانفیڈنس یقیناً آسمان پر ہوگا۔ لیکن ہم یہی نہیں رکیں گے، اب باری ہے 3 ایسے منطقی سوالات کی جو ہم نے خاص آپ کے لیے تیار کیے ہیں، جو آئندہ امتحانات میں آ سکتے ہیں۔ پہلا سوال، ذرا سوچ کر بتائیے، حرف ڈال کا ماخذ کیا ہے؟ جی ہاں، اس پر تویں لگی ہے تو یہ مقامی ہندی ماخذ ہے۔ دوسرا سوال، وہ کیا چیز ہے جو حروف کو بدلے بغیر ہی پورے لفظ کا مطلب بدل دیتی ہے؟ ہم نے علم اور علم کی مثال دی تھی۔ بالکل، وہ حرکات ہیں۔ اور تیسرا سوال، حرف سا عربی حرف ہے یا فارسی؟ تو اس کا جواب ہے کہ یہ خالص عربی حرف ہے۔ ان لاجیکل سوالات کی پریکٹس آپ کو ایگزام میں کسی بھی سرپرائز کے لیے تیار رکھے گی۔ تو دوستو، بات سیدھی سی ہے، اگر بنیاد مضبوط ہو تو زبان پر مکمل عبور خود بخود حاصل ہو جاتا ہے۔ تو کیا آپ اب پورے اعتماد کے ساتھ مہاٹیٹ کا امتحان دینے کے لیے تیار ہیں؟ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور جانے سے پہلے ڈسکرپشن میں موجود PDF نوٹس اور پریکٹس کوئز کو چیک کرنا مت بھولیے گا۔ مزید ایسے ہی معلوماتی اور گہرے تجزیاتی سیشنز کے لیے ہمارے YouTube چینل ارشاد ونہواڑ کو ابھی لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ سیکھنے اور سکھانے کا یہ خوبصورت سفر یوں ہی جاری رہے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ساتھیوں، ہماری آج کی اس خاص معلوماتی نشست میں خوش آمدید۔ آج ہم اردو صوتیات، جسے انگریزی میں فونالوجی کہتے ہیں، اس کا ایک ڈیپ ڈائیو کرنے والے ہیں۔ خاص طور پر ہماری توجہ حروف صحیح اور حروف مصوت کی گہرائیوں پر ہوگی۔ بالکل، اور دیکھیے، اگر آپ مہاٹیٹ کے امیدوار ہیں، بی ایڈ کر رہے ہیں، پوسٹ گریجویٹ طالب علم ہیں، یا پھر ایک تجربہ کار استاد ہیں جو اپنی تدریس کو مزید بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو یہ ایکسپلینر آپ کے لیے ہی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش، جلدی سے ہمارے YouTube چینل ارشاد ونہواڑ کو سبسکرائب کر لیں۔ اور ہاں، اس اہم سیشن کے PDF نوٹس اور پریکٹس کوئز کا لنک ہم نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ جلدی سے آج کے ایجنڈے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ہم بالکل بنیادی باتوں سے شروعات کریں گے کہ صوتیات اصل میں ہے کیا، پھر حروف صحیح اور مصوت کی ساخت کو سمجھیں گے، اس کے بعد کچھ زبردست تدریسی حکمت عملیوں پر بات ہوگی، اور آخر میں مہاٹیٹ کے پچھلے سالوں کے سوالات اور کچھ امکانی سوالات کو لاجک کے ساتھ حل کریں گے۔ زبردست! تو آئیے اپنے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، صوتیات کے بنیادی اصول۔ یہ وہ اصول ہیں جو دراصل ہماری املا اور ہماری آواز کے درمیان ایک پل کا کام کرتے ہیں۔
सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी तारीफ को क्लियर करते हैं। हुरूफ सही, जिन्हें हम अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। आसान अल्फाज में समझें तो ये हमारी ज़ुबान का वो जिस्मानी ढांचा है जिनकी अदायगी के वक्त मुंह में हवा का बहाव किसी न किसी जगह रुक जाता है या इसमें रुकावट पैदा होती है, जैसे ब, प, त। आप खुद बोलकर देखें, होंठ मिलेंगे या ज़ुबान टकराएगी। इनकी सबसे बड़ी खामी या खासियत ये है कि ये अकेले मुकम्मल आवाज़ नहीं बना सकते, इन्हें हमेशा किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, यानी ये खुद मुख्तार नहीं है। इस बात को थोड़ा प्रैक्टिकली समझाएं कि ये कैसे काम करते हैं। बिल्कुल, चलें लफ्ज़ किताब का पोस्टमार्टम करते हैं। स्क्रीन पर देखें, इसमें काफ, ता और बे ये तीनों हुरूफ सही हैं। लेकिन क्या आप सिर्फ इन तीनों खुश्क हुरूफ को जोड़कर पढ़ सकते हैं? कतई नहीं। ये तब तक नामुकम्मल हैं जब तक हम इनमें छुपे हुए वाउल्स यानी मुसव्वित शामिल नहीं करते। जैसे काफ के नीचे ज़ेर की पोशीदा आवाज़, ता के साथ आ की आवाज़ यानी के, फिर ता और ब, ये मुसव्वित ही हैं जो इन हुरूफ सही को काबिल तलफ़्फ़ुज़ बनाते हैं। ये तो वाकई एक नया जाविया है। तो इसका मतलब है कि अल्फाज को वो जो एक फ़्लो मिलता है, वो रवानी मिलती है, वो कहीं और से आ रही है? बिल्कुल दुरुस्त। और वो रवानी आती है हुरूफ मुसव्वत से यानी वोवल से। ये वो हुरूफ हैं जिनकी अदायगी में हवा बगैर किसी रुकावट के मुंह से बिल्कुल आज़ादाना खारिज होती है। ये आवाज़ को मुकम्मल करते हैं, उसे खींचते हैं और उसमें जान डालते हैं। उर्दू ज़बान में बुनियादी तौर पर 3 मुसव्वित हैं, अलिफ, वाओ और ये तीनों किसी भी लफ्ज़ की रूह होते हैं। होस्ट ए, अब ज़रा मुसव्वित की ताकत का अंदाज़ा इस मिसाल से लगाएं। लफ्ज़ नूर में मुसव्वित वाव मौजूद है। अगर हम सिर्फ इस एक वाव को बीच में से गायब कर दें तो लफ्ज़ क्या बन जाएगा? नर। आपने देखा, सिर्फ एक मुसव्वित निकालने से ना सिर्फ उसकी आवाज़ ख़त्म हो गई बल्कि उसका पूरा मतलब ही बदल कर रह गया। अगर हम इन दोनों का आमने सामने मवाजना करें तो बात बिल्कुल साफ हो जाती है। हुरूफ सही में हवा रुकती है, मुसव्वित में हवा का बहाव आज़ाद होता है। हुरूफ सही की आवाज़ नामुकम्मल है और मुसव्वित उसे मुकम्मल करते हैं। और सबसे अहम बात, हुरूफ सही लफ्ज़ का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक ढांचा खड़ा करते हैं, और हुरूफ मुसव्वित उस ढांचे के अंदर रूह फूंकते हैं। ओके साथियों, अब वक्त है एक छोटे से एक्टिव रिकॉल का। ज़रा लफ्ज़ पानी पर गौर करें। आपके ख्याल में इस लफ्ज़ के अंदर कितने हरूफ मुसव्वत इस्तेमाल हुए हैं? जल्दी से अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। और हाँ, याद आया, अगर आप लोग उर्दू कवायद के तमाम अहम टॉपिक्स को शुरू से आखिर तक सीखना चाहते हैं तो हमारी उर्दू ग्रामर की मुकम्मल प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसे ज़रूर चेक कीजिएगा, वो आपकी तैयारी में बहुत काम आएगी। चलिए जी, अब हम अपने अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। ये सेक्शन खासतौर पर हमारे असातिज़ा, बीएड तुलबा और तजर्बाकार एजुकेटर्स के लिए है, जहां हम कुछ एडवांस तदरीसी हिकमत अमलियों पर बात करेंगे। क्लासरूम के हवाले से ये 3 इंतहाई अहम नुकात हैं जो हर उस्ताद को मालूम होने चाहिए। पहला, याद रखें, बच्चे हमेशा हुरूफ की शक्ल पहचानने से पहले उनकी आवाज़ें सीखते हैं। दूसरा नुक्ता, इसीलिए उस्ताजा को चाहिए कि वो बच्चों को सबसे पहले मुसव्वत की आवाज़ें सिखाएं, क्योंकि ये लंबी और खींचने वाली आवाज़ें होती हैं जिन्हें बच्चे आसानी से पकड़ लेते हैं। और तीसरा सबसे अहम नुक्ता, सोतियाती शऊर यानी फोनिक अवेयरनेस। आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे लफ्ज़ ज़ुबान को जबान बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें हुरूफ सही और मुसव्वित का फ़र्क और उनकी दुरुस्त आवाज़ मालूम नहीं होती। इस शऊर को बेदार करके ही आप इन आम गलतियों की जड़ से इस्लाह कर सकते हैं। और अब बारी आती है उस हिस्से की जिसका हमारे महाटेट के उम्मीदवारों को सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता है, यानी पिछले सालों के सवालात। देखते हैं कि ये थ्योरी इम्तिहान में कैसे पूछी जाती है। ये रहें पिछले पर्चों के 2 सीधे सादे सवाल। पहला सवाल, उर्दू में बुनियादी हुरूफ मुसव्वित कौन से हैं? हमने अभी पढ़ा और जवाब आपके सामने हैं, अलिफ, वाव और ये। दूसरा सवाल देखें, लफ्ज़ किताब में कितने हुरूफ सही हैं? याद है हमने इसका पोस्टमार्टम किया था? बिल्कुल, जवाब है 3, क, ता और ब। इससे यह साबित होता है कि एग्जामिनर आपके बुनियादी तस्वुरात को ही टेस्ट करता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछता। अगला सवाल पढ़ते हैं, इनमें से कौन सा हर्फ मुसव्वत है? ऑप्शंस हैं दाल, रे, वाव और लाम। बहुत ही आसान। इसका दुरुस्त जवाब है वाव यानी वाव। अब जरा पैटर्न बदलते हैं। दाईं तरफ हमने एक सवाल खुद से अख्ज़ किया है जो मुस्तकबिल में आ सकता है। एक हर्फ सही की साइंसी तारीफ क्या है? अगर आपने हमारा सेशन गौर से सुना है तो आपको मालूम होगा कि इसका जवाब है अदायगी के दौरान हवा के बहाव में रुकावट।
इम्तिहान लेने वाले अब सीधे नाम पूछने के बजाय ऐसे कॉन्सेप्चुअल सवालात पर शिफ्ट हो रहे हैं। बिल्कुल, और इसी मुनासिबत से ये रहा आप सबके लिए एक और चैलेंज। क्या आप लफ्ज उस्ताद के अंदर छुपे हुए हुरूफ मुसव्वित तलाश कर सकते हैं? जरा अपना दिमाग लड़ाएं और कमेंट्स में बताएं कि इसमें कौन कौन से वॉवेल्स छुपे हैं। मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, इसमें एक नहीं बल्कि 2 बार अलिफ आया है। एक बिल्कुल शुरू में जो सहारे के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, और दूसरा ता के बाद जो आवाज को लंबा कर रहा है। बाकी आप कमेंट्स में बताएं। चलिए जी, अब हम अपनी नशिस्त के आखिरी और सबसे दिलचस्प मरहले की तरफ बढ़ रहे हैं, लॉजिकल गेस क्वेश्चंस। हमने जो उसूल सीखे हैं उनकी बुनियाद पर हम खुद सोचेंगे कि नए सवालात क्या बन सकते हैं। ये 2 इम्कानी सवालात खास तौर पर पेडागोजी यानी तदरीसी तरीक़ों से जुड़े हैं। पहला सवाल, तुलबा ज़बान जैसे अल्फाज का गलत तलफ़्फ़ुज़ क्यों करते हैं? इसका मंतकी जवाब हम डिस्कस कर चुके हैं कि उनके हुरूफ सही और मुसव्वत की पहचान कमज़ोर होती है। दूसरा इम्कानी सवाल सोचिए, बतौर उस्ताद आप इब्तदाई जमातों में हुरूफ की कौन सी किस्म सबसे पहले मुतारिफ करवाएंगे? इसका बेहतरीन जवाब है हुरूफ मुसव्वत, क्योंकि उनकी आवाज़ें आज़ाद होती हैं और बच्चे उन्हें फ़ौरन कॉपी कर लेते हैं। ये तो बहुत लॉजिकल है, लेकिन अगर कोई ऐसा लफ्ज़ सामने आ जाए जो थोड़ा ट्रिकी हो, जिसमें एक से ज़्यादा मुसव्वत इकट्ठे आ जाएं, तो उसे कैसे हैंडल करेंगे? बहुत ही शानदार सवाल। आइए इस उलझन को लफ्ज चाय की मिसाल से सुलझाते हैं। जरा स्क्रीन पर देखें। यह लफ्ज देखने में छोटा है, लेकिन इसमें कमाल की साइंस है। इसमें हरफ सही सिर्फ एक ही है और वो है चा। बाकी जितना भी काम हो रहा है वो वॉवल्स कर रहे हैं। चा के साथ अलिफ, फिर हमजा की सूरत में छोटी ए और आखिर में बड़ी ए। ये तीनों मुसव्वित मिलकर एक हरफ सही के साथ इस पेचीदा आवाज को बनाते हैं। इम्तिहान में ऐसे ट्रिकी अल्फाज के टुकड़े करने का सवाल जरूर आ सकता है। और इसी के साथ हम इस शानदार मालूमाती सिलसिले के खुलासे पर पहुंच गए हैं। बस इस एक बुनियादी फॉर्मूले को अपने जहन में बैठा लें। हुरूफ सही का मतलब है साख्त यानी लफ्ज़ का ज़ाहिरी ढांचा, और हुरूफ मुसव्वत का मतलब है रूह यानी उसकी आवाज़। अगर आप और ख़ास तौर पर हमारे असातिज़ा साथी इस फ़र्क को क्लासरूम में लागू कर लें तो बच्चों की इमला की गलतियां जड़ से ख़त्म हो जाएंगी और तलफ़्फ़ुज़ 100% क्लियर हो जाएगा। क्या बात है, बिल्कुल लाजवाब खुलासा। और दोस्तों, जाने से पहले हम आपके दिमाग की थोड़ी सी और वर्जिश करवाना चाहते हैं। जरा लफ्ज़ दोस्त पर गौर कीजिए। अगर हम इस लफ्ज़ में से तमाम हुरूफ मुसव्वत को पूरी तरह गायब कर दें तो इसका क्या हशर होगा और पीछे क्या बचेगा? हम आपके जवाबात का कमेंट बॉक्स में इंतजार करेंगे। और हाँ, भूलने से पहले डिस्क्रिप्शन में मौजूद PDF नोट्स, प्रैक्टिस क्विज और उर्दू ग्रामर की प्लेलिस्ट को लाजमी चेक करें। अगर आपको हमारी ये काविश और ये एक्सप्लेनर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल इरशाद वहनवाड़ को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली निश्चित में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। खुश आमदीद। आज के इस तफसीली जायजे में उर्दू ग्रामर की बिल्कुल बुनियाद पर बात होगी, जिसे अस्वात या आवाज़ों का इल्म कहा जाता है। अक्सर उम्मीदवार बस इसे रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच पूछें तो ये एक मुकम्मल और बेहद दिलचस्प साइंस है। बिल्कुल दुरुस्त। और सबसे अहम बात, खास तौर पर हमारे महाटेट के उम्मीदवारों के लिए इस सेशन के तमाम अहम नोट्स PDF फॉर्मेट में और एक प्रैक्टिस क्विज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो बस इस वजाहती निशात के बाद नोट्स डाउनलोड करें और क्विज के जरिए अपनी तैयारी पक्की करें। चलें फिर शुरू करते हैं। मेज़बान अलिफ, आज हम जिन अहम हिस्सों पर बात करेंगे वो ये हैं: आवाज़ों की साइंस, मसूते और मसमते, मखारिज, सौती तब्दीलियाँ, तदरीसी हिकमत अमली और आखिर में माहर टेट के सवालात। मेज़बान बे, ये एक मुकम्मल रोड मैप है जो सिलेबस से लेकर अमली तदरीस तक हर कदम पर काम आएगा। तो बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ, आवाज़ों की साइंस और बुनियादी तसव्वुरात। आइए इसकी थोड़ी गहराई में चलते हैं। मेज़बान अलिफ, अस्वात यानी सौतियात लिसानियात की वो शाख है जिसमें इंसानी आवाज़ों, इनकी साख्त और इस्तेमाल का मुताला किया जाता है। चाहे कोई बिल्कुल बुनियादी सतह पर सीख रहा हो या एक तजुर्बाकार उस्ताद हो, ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आवाज़ें दरअसल बनती कैसे हैं। और ख़ास तौर पर महाटेट जैसे इम्तिहान में, जहां रटे के बजाय तसव्वुरात की समझ काम आती है। उर्दू का हर लफ्ज़ मखसूस आवाज़ों के जुड़ने से बनता है और यही उसका असल राज है। मेज़बान अलिफ, आज के इस पूरे जायजे का निचोड़ एक सत्र में बयान किया जाए तो वो ये है कि ये सिर्फ हुरूफ नहीं बल्कि आवाज़ों की इकाइयाँ हैं। हुरूफ तो सिर्फ कागज़ पर लिखी अलामतें हैं, असल खेल तो इस आवाज़ का है जो हम बोलते हैं। बिल्कुल। मिसाल के तौर पर एक बड़ा आम सा लफ्ज़ लेते हैं, किताब। जरा सोचिए और जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि लफ्ज़ किताब में कुल कितनी आवाज़ें हैं। अपने जवाबात अभी कमेंट करें, आगे चलकर हम इसका राज खोलेंगे। मेज़बान अलिफ, दूसरा हिस्सा मुसव्वते और मुसम्मते।
ये आवाज़ों की दो बड़ी और बुनियादी अक़साम हैं। मेज़बान बे, अब असल ग्रामर के स्तूनों की बारी है। मेज़बान अलिफ। उर्दू में आवाज़ों को दो बड़ी इक़साम में बांटा जाता है। पहली है मसबूते यानी वाउल्स। ये वो आवाज़ें हैं जिन्हें बोलते वक्त हवा के रास्ते में कोई रुकावट नहीं होती। आवाज़ बिल्कुल नरमी से बाहर आती है, जैसे आ, ए, ऊ। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ आम का शुरू का हिस्सा। और दूसरी किस्म है मुसम्मते यानी कॉन्सोनेंट्स। ये वो आवाज़ें हैं जिनकी अदायगी में हवा कहीं ना कहीं टकराती है, चाहे होंठों से, दांतों से या तालू से, जैसे ब, प, त। लफ्ज़ बच्चा का आगाज़ एक मुसम्मते से होता है। मेज़बान अलिफ। इम्तिहान के हवाले से एक और बहुत अहम दर्जाबंदी महजूर और मजहूर आवाज़ों की है। महजूर यानी वॉइसलेस वो आवाज़ें हैं जिन्हें अदा करते वक्त गले के सौती तारों यानी वोकल कॉर्ड्स में कोई थिरथराहट पैदा नहीं होती, जैसे पा, ता, का। मेज़बान बा। इसके बरक्स मजहूर या वॉइस्ड आवाज़ें वो हैं जिनकी अदायगी के दौरान गले में एक वाज़े थिरथराहट या वाइब्रेशन महसूस होती है, जैसे बा, दा, गा। इम्तिहान में बस इतना याद रखना है, महजूर में थिरथराहट नहीं होती और मजहूर में होती है। मेज़बान अलिफ। इसी तरह कुछ आवाज़ें नर्म होती हैं और कुछ सख्त। नर्म आवाज़ें मुलायम और गूंजदार होती है, जैसे म, न, ल। लफ्ज़ मिलना बोलकर देखें कितना नर्म एहसास है। मेज़बान बा, जबकि सख्त आवाज़ों में एक जोर या झटका महसूस होता है, जैसे का, टा, प। बोलचाल की रवानी में इन दोनों का तवाज़ुन ज़बान को खूबसूरत बनाता है। मेज़बान अलिफ। तीसरा हिस्सा, मखारिज की पहचान, यानी आवाज़ें पैदा कहाँ से होती हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले याद दिलाते चलें कि उर्दू ग्रामर की मुकम्मल प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, इसे ज़रूर चेक करें। मेज़बान अलिफ। मखारिज वो मकामात हैं जहां से आवाज़ निकलती है। होंठों से अदा होने वाली आवाज़ों में ब, प, म शामिल हैं। दांतों की मदद से त और दाल अदा होते हैं। हल्क की गहराई से ह और आइन निकलते हैं और ज़ुबान के मुख्तलिफ हिस्सों से का और ग बनते हैं। मेज़बान ब। ज़रा लफ्ज़ पानी बोलकर देखें, महसूस होगा कि प सीधा होंठों से अदा हो रहा है, या फिर किताब में का ज़ुबान के पिछले हिस्से से। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट असातिज़ा के लिए क्लास में इन मखारिज की अमली मश्क करवाना बहुत ज़रूरी है। मेज़बान अलिफ। चौथा हिस्सा, सोती तब्दीलियां और हम आवाज़ अल्फाज। मेज़बान बे। जब हम तेजी से बात करते हैं तो आवाज़ें आपस में कैसे बदलती हैं, ये देखना बड़ा मज़ेदार है। रोज़मर्रा की बोलचाल में दो बड़ी तब्दीलियां होती हैं। पहली है इदगाम। इसमें एक आवाज़ दूसरी में घुल मिल जाती है। मिसाल के तौर पर तेज़ बोलते हुए सुन और कर को मिलाएं तो वो आमतौर पर संगर सुनाई देता है। मेज़बान बी। दूसरी तब्दीली है हज़्फ़। इसमें रवानी के दौरान कोई आवाज़ बीच में से गायब ही हो जाती है, जैसे आमतौर पर कह रहा को जल्दी में कर रहा बोल दिया जाता है। यहाँ हा की आवाज़ मुकम्मल तौर पर हज़्फ़ हो गई। मेज़बान अलिफ। अब आते हैं हम आवाज़ अल्फाज यानी होमोफोन्स पर। ये अल्फाज सुनने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, मगर इनके मानी ज़मीन आसमान का फ़र्क रखते हैं। और याद रहे, ये इम्तिहानात का बहुत फेवरेट टॉपिक है, जैसे कलम यानी पेन और कलम यानी कोई बात या कलाम। बिल्कुल। या फिर जहर, जिसका मतलब पॉइजन है, और ज़ोहर यानी दोपहर की नमाज। असातिज़ा के लिए ज़रूरी है कि क्लास में सुनने की खूब मश्क करवाएं ताकि तलबा ये बारीक फ़र्क पहचान सकें। मेज़बान अलिफ। पांचवां हिस्सा, उस्ताज़ा के लिए हिकमत अमली। मेज़बान बा। तजुर्बाकार असातिज़ा के लिए ये जानना सबसे अहम है कि इस थ्योरी को अमली तदरीस में कैसे बदला जाए। मेज़बान अलिफ। इसके 3 बेहतरीन अमली तरीके हैं। पहला, सुनने की मश्क ताकि आवाज़ की पहचान बने। दूसरा, आईने का इस्तेमाल। तलबा आईने के सामने बोलें और देखें कि होंठ और ज़ुबान कैसे हरकत करते हैं। मेज़बान बा। और तीसरा जो एक ज़बरदस्त टेक्निक है वो है मिनिमल पेयर्स प्रैक्टिस, यानी ऐसे दो अल्फाज का जोड़ा जिनमें सिर्फ एक आवाज़ का फ़र्क हो, जैसे बाल और पाल या दिन और तन। इससे तलफ़ुज़ की गलतियां मिनटों में दूर होती हैं। मेज़बान अलिफ। छठा और आखिरी हिस्सा, महाटेट के सवालात। मेज़बान बे। अब वक्त है पिछले सालों के पर्चों और मंतिकी इस्तिदलाल पर मबनी कुछ अहम सवालात हल करने का। सब तैयार हो जाएं और अपने जवाबात कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए रेडी रहें। पहला सवाल गुज़िश्ता इम्तिहानात से, मुसव्वते की तारीफ क्या है और उसकी एक मिसाल दें। जल्दी से दिमाग लड़ाएं। वो कौन सी आवाज़ें थीं जिनमें हवा के रास्ते में कोई रुकावट नहीं होती? जी बिल्कुल, जैसे आ, ई। ये एक ऐसा बुनियादी उसूल है जिस पर बहुत से सवालात घुमा फिराकर पूछे जाते हैं। मेज़बान अलिफ। दूसरा सवाल, मंदरजा झैल में से कौन सी आवाज़ महजूर यानी वॉइसलेस है?
ऑप्शन अलिफ बा, ऑप्शन ब प, ऑप्शन जीम द या ऑप्शन दाल गा। मेजबान बा, तमाम उम्मीदवार अभी के अभी कमेंट्स में अपना ऑप्शन लिखें, अलिफ बा, जीम या दाल। देखते हैं किससे याद है कि गले के सौती तारों की थिरथिराहट कहाँ नहीं होती। मेजबान अलिफ, दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बे यानी प। जिन उम्मीदवारों ने सही जवाब दिया उन्हें जबरदस्त शाबाश। महजूर वो आवाजें हैं जहां कोई थरथराहट पैदा नहीं होती। मेजबान बा, अगर आप खुद बे, दाल या गा अदा करके देखें तो गले में वाज़े वाइब्रेशन महसूस होगी। इम्तिहान में इसी तरह का मंतकी इस्तिदलाल काम आता है। तीसरा सवाल जो थोड़ा मुख्तलिफ मंतकी जाविया रखता है, हम आवाज अल्फाज की कोई एक मिसाल दें। थोड़ी देर पहले हमने कलम और कलम, ज़हर और ज़ोहर की बात की थी। क्या कमेंट बॉक्स में कोई बिल्कुल नई और अलग मिसाल दी जा सकती है? अपने दिमाग पर जोर डालें और कमेंट्स में लिखें। चौथा और आखिरी सवाल जिसका जिक्र हमने सेशन के बिल्कुल शुरू में किया था, लफ्ज़ किताब में कितनी आवाज़ें हैं? ये जांचने का बेहतरीन वक्त है कि आवाज और हर्फ का साइंसी फर्क कितना वाजे हुआ है। और इसका दुरुस्त जवाब है 4। जी हां, लफ्ज़ किताब 4 आवाजों से बना है। दरअसल ये क प्लस त प्लस आ प्लस बे का मजमुआ है। इस तरह के मंतकी तज्जिए की आदत पड़ जाए तो उर्दू ग्रामर का कोई भी सवाल मुश्किल नहीं रहता। मेज़बान अलिफ, तो आज की इस नशिस्त को समेटते हैं। हमने देखा कि अस्वात सिर्फ ग्रामर का हिस्सा नहीं बल्कि ज़ुबान की बुनियाद हैं। तजुर्बाकार असातिज़ा और महाटेट के उम्मीदवारों के लिए इसे साइंसी अंदाज में समझना और अमली मिसालों से पढ़ाना इंतहाई ज़रूरी है। बिल्कुल, और अगर इन तसव्वुरात पर गिरत मजबूत हो जाए तो इम्तिहान में ये हिस्सा सबसे ज्यादा स्कोरिंग साबित हो सकता है। मेज़बान अलिफ, इसी के साथ हमारे आज के इस तफसीली जायजे का वक्त ख़त्म होता है। आवाज़ों की ये पहचान महज इम्तिहान के लिए नहीं बल्कि हमारी रोज़मर्रा गुफ्तगू को भी निखारती है। मेज़बान बा, हम उम्मीद करते हैं कि आज बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। मत भूलें, PDF नोट्स, क्विज का लिंक और उर्दू ग्रामर की प्लेलिस्ट सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर ये सेशन पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल इरशाद वो नाड़ को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली निशाता तक के लिए सीखते रहें और सिखाते रहें। खुदा हाफिज। सलाम दोस्तों और बहुत बहुत खुशामदीद। इरशाद वैनवार चैनल पर हम आप सबका दिल से वेलकम करते हैं। आज का ये सेशन बहुत खास होने वाला है क्योंकि हम उर्दू ग्रामर के बिल्कुल बुनियादी सुतूनों पर बात करेंगे, वो सुतून जिन पर पूरी जुबान की इमारत खड़ी है। तो आगे बढ़ने से पहले जरा जल्दी से इस मालूमाती निशस्त को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, अगर अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और एक कमाल की खबर सुन लें, आपकी तैयारी को मज़ीद पक्का करने के लिए हमने तमाम अहम PDF नोट्स और प्रैक्टिस क्विज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में फराहम कर दिया है। तो बस नोट्स की टेंशन छोड़ें और हमारे साथ इस दिलचस्प सफ़र में शामिल हो जाएं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? बहुत ही सिंपल सा एजेंडा है। सबसे पहले इस्म और फ़ेल को देखेंगे, फिर ज़मीर और सिफ्त को समझेंगे, उसके बाद इन सब का एक जामे तज्जिया करेंगे और आखिर में, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार होता है, महा TET का प्रैक्टिस क्विज। ये पूरा सेशन हमने ख़ास तौर पर महा TET के उम्मीदवारों, हमारे ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स और उन तजर्बेकार असातिज़ा के लिए डिज़ाइन किया है जो अपने पढ़ाने के अंदाज को मज़ीद मौसर और जदीद बनाना चाहते हैं। चलें जी, अब बाकायदा आगाज़ करते हैं ज़बान की इमारत की पहली ईंट से, यानी इस्म और फ़ेल। ये दोनों वो बुनियादी इकाइयाँ हैं जिनके बगैर कोई भी जुमला मुकम्मल हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले बात करते हैं इस्म की। इस्म क्या है? बहुत ही सीधी सी बात है। कायनात की हर वो चीज़ जिसका कोई नाम है वो इस्म है, यानी नाउन। मिसाल के तौर पर अली एक शख्स का नाम है और दहली एक जगह का नाम। हमने पूरी कोशिश की है कि इसे इतना सिंपल रखें कि अगर कोई बिल्कुल बेसिक लेवल से भी सीख रहा है ना तो उसे फ़ौरन समझ आ जाए। अच्छा, अब इस्म की 4 मेन कैटेगरीज होती हैं। इसमें मारफा यानी कोई ख़ास नाम, इसमें नकरा यानी आम नाम, इसमें ज़ात जिसका कोई ठोस वजूद हो जिसे आप छू सकें, और इसमें माने जो कोई कैफियत या जज्बा हो। अब यहाँ असातिज़ा के लिए हमारी पहली ज़बरदस्त टीचिंग टिप है। क्लासरूम में बच्चों को इसमें ज़ात समझाने के लिए ना हमेशा तस्वीर या क्लास में मौजूद हकीकी चीज़ों का इस्तेमाल करें, जैसे किताब, कलम या कुर्सी। यकीन माने कॉन्सेप्ट शीशे की तरह साफ हो जाएगा। और अब आप सब के लिए एक छोटा सा चैलेंज। हम सब जानते हैं कि खुशी या ईमानदारी इसमें मानी है, लेकिन क्या आपके जहन में कोई और मुनफरिद मिसाल आ रही है?
ذرا ابھی کامنٹ باکس میں جائیں اور اپنے جوابات لکھ کر ہمیں بتائیں. دیکھتے ہیں کون سب سے زبردست اور الگ احساس کو اسم کے طور پر پیش کرتا ہے. یاد رکھیں، آپ جتنا ایکٹیولی حصہ لیں گے اتنا ہی بہتر سیکھیں گے. اسم تو ہو گیا، اب باری آتی ہے فعل کی. فعل دراصل حرکت اور عمل کا نام ہے، ہماری روزمرہ زندگی کے کام جیسے کھانا، سونا یا پڑھنا. ذرا سوچئے، اگر جملے میں فعل نہ ہو تو کیا ہوگا؟ بات بالکل ادھوری اور بے معنی رہ جائے گی. آپ اسے ایسے سمجھیں کہ فعل وہ طاقتور انجن ہے جو پورے جملے کی گاڑی کو آگے کھینچتا ہے. فعل کے ساتھ ہمیں زمانوں کو بھی لازمی دیکھنا ہوتا ہے، ماضی، حال اور مستقبل. اس کے علاوہ فعل لازم جس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، اور فعل متعدی جس میں بات پوری کرنے کے لیے مفعول لازمی ہوتا ہے. اب یہاں ٹیچرز کے لیے ہماری اگلی بڑی ٹپ. بچوں کے زمانے سکھانے ہیں نا، تو ان کے روزمرہ کے معمولات کو استعمال کریں. ان سے پوچھیں کل دوپہر کیا کھایا تھا یا آج کیا پڑھ رہے ہیں. اس طرح گرامر نصابی کتابوں سے نکل کر ان کی اصل زندگی کا حصہ بن جائے گی. اچھا، سیشن کے بالکل بیچ میں ہم آپ کو ایک بہت ہی کام کی بات بتاتے چلیں. اگر آپ اردو گرامر کے ان تمام ٹاپکس کو مزید ڈیٹیل میں سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم نے اردو گرامر کی مکمل پلے لسٹ کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے. آپ ہمارے چینل کے پلے لسٹ سیکشن میں جا کر بھی اسے چیک کر سکتے ہیں. ضرور دیکھیے گا. چلیں اب قدم بڑھاتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک یعنی ضمیر اور صفت کی طرف. اب ضمیر کیا بلا ہے؟ آپ خود سوچیں، اگر کوئی کہے علی آیا، علی نے کھانا کھایا، علی چلا گیا، یہ بار بار نام کی تکرار کتنی عجیب اور بوجھل لگ رہی ہے نا؟ ضمیر دراصل اسی بوریت اور تکرار سے بچنے کا نام ہے. وہ، اس یا ان جیسے الفاظ ہم اسم کی جگہ لگاتے ہیں جس سے جملے میں ایک نیچرل فلو یا روانی آ جاتی ہے. ضمیر کی بھی 4 مین اقسام ہیں: ضمیر شخصی، ضمیر اشارہ، ضمیر استفہام اور ضمیر ملکیت. ان کو کلاس میں سمجھانے کا سب سے زبردست طریقہ یہ ہے کہ بچوں سے ایکٹیو جملے بنوائیں. کلاس میں کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے پوچھیں بھئی یہ کس کی کتاب ہے. اس ایک سوال سے ضمیر اشارہ اور ضمیر ملکیت دونوں کا فرق چٹکیوں میں سمجھ آ جائے گا. اب ذرا اسم اور ضمیر کا آمنے سامنے موازنہ دیکھیں. علی اسکول گیا میں علی اسم ہے اور وہ خوش تھا میں وہ ضمیر ہے. ٹیچرز کے لیے یہ پوائنٹ بہت اہم ہے کہ وہ ان دونوں کا فرق بالکل سامنے رکھ کر دکھائیں. جب اسٹوڈنٹس یہ تبدیلی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں نا تو ان کے ذہن میں کنفیوژن کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. اور اب باری ہے جملوں میں رنگ بھرنے کی. جی ہاں، صفت. صفت وہ لفظ ہے جو کسی بھی چیز کی منظر کشی کرتا ہے، اس کی اچھائی، برائی یا حالت کو ظاہر کرتا ہے. صرف ایک پھول کہنے کے بجائے جب ہم کہتے ہیں خوبصورت پھول تو صفت پورے جملے کی تصویر ہی بدل کر رکھ دیتی ہے. کمال ہے نا؟ صفت کی بھی 4 اقسام ہیں: ذاتی، مقداری، اشاریہ اور نسبتی. اساتذہ کے لیے ایک اور بہترین ٹپ یہ ہے کہ صفات پڑھانے کے لیے میچنگ ایکسرسائزز یعنی جوڑیاں ملانے والی مشق کروائیں. ایک طرف صفت لکھیں، دوسری طرف اسم، اور بچوں سے کہیں کہ انہیں آپس میں جوڑیں. یہ مشق کانسیپٹس کو ذہن میں پکا کرنے کے لیے کسی جادو سے کم نہیں. لیجئے جناب، اب تک ہم نے جن 4 ستونوں کو الگ الگ سمجھا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ انہیں ایک ساتھ ایک ہی فریم میں کام کرتے ہوئے دیکھیں. یہ حصہ دراصل ہماری آج کی پوری بحث کا نچوڑ ہے، جہاں تمام کڑیاں آپس میں مل جائیں گی. اب اس جملے پر ذرا غور کریں. علی ایک ذہین لڑکا ہے اور وہ روزانہ محنت کرتا ہے. بظاہر تو یہ ایک عام سا جملہ ہے، لیکن اس کے گرامر کا پوسٹ مارٹم کریں تو پتہ چلتا ہے کہ علی اور لڑکا یہاں اسم ہے. اس کا ذہین ہونا اس کی صفت ہے. وہ کا لفظ ہم نے ضمیر کے طور پر استعمال کیا ہے، اور کرتا ہے اس کے عمل یعنی فعل کو بتا رہا ہے. دیکھا آپ نے کتنے شاندار طریقے سے یہ چاروں چیزیں مل کر ایک مکمل اور بامانی بات بنا رہی ہیں. اور اب وقت ہوا چاہتا ہے فائنل ٹیسٹ کا. مہا TET کے جتنے بھی امیدوار ہمیں سن رہے ہیں وہ بالکل الرٹ ہو جائیں، کیونکہ اب ہم پچھلے سالوں کے وہ سوالات حل کریں گے جو ہو بہو اسی پیٹرن پر امتحان میں آتے ہیں. اور ہاں، ہم صرف جواب نہیں رٹیں گے بلکہ منطقی استدلال یعنی لاجیکل ریزننگ سے جواب تک پہنچنا سیکھیں گے. تو کیا آپ تیار ہیں؟ یہ رہا آپ کا پہلا سوال. آپشنز کو ذرا دھیان سے دیکھیں. پوچھا گیا ہے کہ ان میں سے اسم کون سا ہے؟ خوبصورت، کتاب، پڑھنا یا وہ.
اس سے پہلے کہ ہم جواب بتائیں ذرا اپنا دماغ دوڑائیں اور کامنٹ باکس میں اپنا جواب لکھیں. کیا لگتا ہے آپ کو؟ تو درست جواب ہے کتاب. لاجک بہت سمپل ہے. کتاب ایک چیز کا نام ہے اس لیے یہ اسم ہے. خوبصورت تو صفت ہو گئی، پڑھنا ایک کام یعنی فعل ہے اور وہ ضمیر ہے. تو بچا کیا؟ کتاب. جو چیز ہم چھو سکیں، محسوس کر سکیں، وہ اس میں ذات ہے. کتنا لاجیکل ہے نا؟ چلیں اسی انرجی کے ساتھ اگلے 2 سوال دیکھتے ہیں. ذرا تیزی سے پہچانیے. سوال نمبر 2، وہ اسکول جا رہا ہے میں لفظ وہ کیا کام کر رہا ہے؟ اور سوال نمبر 3، خوبصورت پھول میں یہ جو لفظ خوبصورت ہے یہ گرامر کی کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ اور جواب یہ رہے، نام کی جگہ لینے والا وہ بالکل ضمیر ہے، اور کسی چیز کی کوالٹی بتانے والا لفظ خوبصورت صفت ہے. ہمارے جتنے بھی تجربہ کار اساتذہ اور اسٹوڈنٹس اس سیشن کا حصہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایگزام میں MCQs جان بوجھ کر اسی طرح بنائے جاتے ہیں تاکہ آپ کے بیسک کانسیپٹس کا تیزی سے ٹیسٹ لیا جا سکے. اور اب ہم آ گئے ہیں کوئز کے آخری 2 سوالوں پر. چوتھا سوال ہے علی نے کھانا کھایا میں ایکشن یعنی فعل ڈھونڈے. اور 5واں سوال ہم کل جائیں گے میں پہچانے کے بعد کس ٹائم کی کس زمانے کی ہو رہی ہے. بہت ہی آسان لاجک. کھایا ایک کام ہے تو یہ ہمارا فعل ہو گیا، اور جائیں گے سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ کام ابھی ہونا ہے یعنی آنے والے وقت کی بات ہو رہی ہے تو یہ مستقبل ہے. جن دوستوں کے 5 جوابات صحیح ہوئے انہیں بہت بہت مبارک. آپ کی تیاری واقعی کمال کی جا رہی ہے. آج کے زبردست سیشن کا اختتام ہم اس گہری سوچ کے ساتھ کریں گے. یاد رکھیں، گرامر کے ان ستونوں کو سمجھنا صرف امتحان پاس کرنے کی حد تک محدود نہیں ہے. ایک اچھے استاد کے طور پر جب آپ یہ علم بچوں تک پہنچاتے ہیں تو آپ ان کے ذہنوں کو زندگی بھر کے لیے روشن کر دیتے ہیں. تو ذرا سوچئے گا ضرور، یہ معلومات آپ کی اگلی کلاس آپ کے پڑھانے کے انداز کو کتنا شاندار بنا سکتی ہیں. آج ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت بہت شکریہ. اگلے سیشن میں کچھ نیا سیکھنے کے لیے پھر ملیں گے. میزبان ATTA کی تیاری کرنے والے تمام امیدواروں کو اس خاص اور تفصیلی وضاحتی نشست میں خوش آمدید. آج ہم سیدھے اپنے موضوع پر آتے ہیں جو کہ اردو گرامر کی جان ہے، یعنی اسم. بالکل. آج کی اس ماسٹر کلاس میں ہم اسم کی اتنی گہرائی میں جائیں گے کہ امتحان کے دن آپ کا کوئی بھی سوال غلط نہیں ہوگا. تو چلیں پوری توانائی کے ساتھ اس زبردست تعلیمی سفر کا آغاز کرتے ہیں. آج کی اس نشست میں ہمارا ایجنڈا بہت واضح ہے. ہم اسم کا تعارف، اس کی اقسام، پہچاننے کے جدید اصول اور اساتذہ کے لیے تدریسی نکات کور کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پچھلے سالوں کے مہا TET سوالات اور کچھ لاجیکل گیس سوالات بھی حل کریں گے. خاص طور پر جو پوسٹ گریجویٹ اور تجربے کار اساتذہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان کے لیے یہ ایک مکمل روڈ میپ ہے. میزبان دو، آگے بڑھنے سے پہلے ایک بہت ضروری بات. اس نشست کے PDF نوٹس اور آن لائن کوئز کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے. وہاں سے نوٹس ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے گا. اور ہاں، اگر آپ کو یہ معلوماتی سلسلہ پسند آ رہا ہے تو ہمارے YouTube چینل ارشاد وہنواڑ کو ابھی لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ گرامر کی ایسی مزید ماسٹر کلاسز آپ تک پہنچتی رہیں. تو سب سے بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں. آخر یہ اسم اصل میں ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے، اسم کا مطلب ہے محض ایک نام. وہ لفظ جو کسی بھی شخص، جگہ، چیز، جانور، حالت، کیفیت، جذبے یا خیال کا نام ظاہر کرے وہ اسم ہے. جیسے احمد، دہلی، محبت یا بہادری. یہ اتنی سیدھی اور آسان تعریف ہے کہ کوئی نیا سیکھنے والا بھی فوراً سمجھ جائے گا. کائنات کی ہر وہ چیز جس کا کوئی نام ہے وہ اسم ہے. میزبان، اسم کو مزید بہتر انداز میں سمجھنے کے لیے ذرا اس کا فعل کے ساتھ موازنہ کر لیتے ہیں. بالکل. اگر ہم کہتے ہیں قلم تو یہ ایک نام ہے یعنی اسم، لیکن اگر ہم کہیں لکھنا تو یہ ایک عمل یا کام ہے یعنی فعل ہے. نام اور کام کا یہ بنیادی فرق امتحانی نقطۂ نظر سے انتہائی اہم ہے. میزبان دو، اب ہم بڑھتے ہیں آج کی نشست کے سب سے اہم حصے کی طرف، یعنی اسم کی اقسام. میزبان ایک، مہا TET کے پچھلے پرچے اٹھا کر دیکھ لیں. یہ وہ حصہ ہے جہاں سے سب سے زیادہ سوال بنتے ہیں. تو یہاں اپنی پوری توجہ مرکوز رکھیے گا کیونکہ ہم ایک ایک قسم کا باریکی سے جائزہ لیں گے. سب سے پہلے اسم معرفہ اور اسم نکرہ کا فرق سمجھ لیتے ہیں. سیدھی سی بات ہے، کسی بھی خاص نام کو اسم معرفہ اور عام نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں. جیسے اگر ہم کہیں لاہور تو یہ خاص شہر کا نام ہے یعنی معرفہ، اور اگر صرف شہر کہیں تو وہ عام نام ہونے کی وجہ سے نکرہ ہے. یہاں آپ سب کے لیے ایک زبردست امتحانی ٹپ. یاد رکھیں کہ ہر خاص نام معرفہ ہوتا ہے
اور یہ صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے۔ ہمالیہ، قرآن یا رمضان یہ بھی مخصوص نام ہے، تو یہ بھی اس میں معرفہ ہی کہلائیں گے۔ کیا ہم کچھ مزید پیچیدہ اور گہری مثالیں دیکھ سکتے ہیں تاکہ تصور بالکل پختہ ہو جائے؟ کیوں نہیں؟ یہ 3 اہم اقسام دیکھیے۔ اس میں ذات جس کا اپنا حقیقی وجود ہو اور جسے چھوا یا دیکھا جا سکے، جیسے کرسی۔ اس میں صفت جو کسی خوبی کو ظاہر کرے، جیسے بہادری، اور اس میں کیفیت جو کسی جذبے یا اندرونی حالت کا نام ہو، جیسے خوشی۔ اس کو ہمیں خوبصورت جملے سے یوں سمجھ سکتے ہیں، سچائی کامیابی کی کنجی ہے۔ اب یہاں سچائی اور کامیابی جیسے الفاظ انہی تجریدی تصورات یعنی اس میں کیفیت کو بخوبی واضح کرتے ہیں۔ میزبان 1، اب جو گریجویٹ سطح کے امیدوار ہمارے ساتھ ہیں ان کے لیے کچھ ایڈوانسڈ اقسام پر بات کرتے ہیں۔ اس میں آلہ کسی اوزار کو کہتے ہیں جیسے قلم یا خردبین، اور اس میں جمع وہ ہے جو کسی گروہ یا جماعت کو ظاہر کرے جیسے فوج یا قافلہ۔ میزبان 2، اسی طرح اس میں ظرف وقت یا جگہ کے لیے آتا ہے جیسے صبح یا اسکول، جبکہ اس میں صوت کسی آواز کا نام ہے جیسے دھماکہ یا سرگوشی۔ امتحان میں ایسی ہی نایاب مثالیں پوچھی جاتی ہیں، اس لیے انہیں پکا یاد کر لیں۔ امتحان کے دباؤ میں اسم کو سیکنڈوں میں پہچاننے کی کچھ شاندار اور جدید ٹرکس سن لیجئے۔ پہلا اصول، جس لفظ کے بعد نے آئے وہ عموماً اسم ہوتا ہے۔ دوسرا، جس کے بعد کو آئے، اور تیسرا، حروف اضافت یعنی کا، کی، کے والے الفاظ جیسے کتاب اردو۔ یہ شارٹ ٹرکس آپ کو بہت وقت بچائیں گی، اور ہاں، بیچ میں ایک اہم بات یاد دلاتے چلیں کہ اردو گرامر کے تمام موضوعات کی مکمل پلے لسٹ کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ آپ ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جا کر بھی وہ ساری تفصیلی نشستیں بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم رخ کرتے ہیں ان تجربہ کار اساتذہ اور بی ایڈ امیدواروں کی طرف جنہیں امتحان میں پیڈاگوجی کے سوالات بھی حل کرنے ہیں۔ بالکل، تدریسی طریقہ کار یعنی میتھڈولوجی کا یہ حصہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کلاس روم میں اسم کی تفہیم کیسے کروائی جائے۔ ایک بہترین استاد کے طور پر اسم کی تدریس مؤثر بنانے کے لیے آپ حقیقی اشیاء استعمال کر سکتے ہیں۔ بچوں کو تصویری کارڈز دکھا کر ان کے نام پوچھ سکتے ہیں۔ صحیح کہا۔ اس کے علاوہ جملہ سازی کی مشقیں کروانا، اسم اور فعل کا براہ راست موازنہ، اور طلبہ سے ان کے شہر یا پسندیدہ چیزوں کی فہرست لکھوانا، یہ وہ عملی سرگرمیاں ہیں جن پر امتحان میں براہ راست سوالات بنتے ہیں۔ اور اب باری ہے اس نشست کے سب سے زبردست حصے کی جس کا سب کو انتظار تھا، یعنی ہمارا انٹریکٹیو ٹیسٹنگ گراؤنڈ۔ تمام امیدوار بالکل تیار ہو جائیں کیونکہ اب ہم مہا ٹی ای ٹی کے پچھلے سالوں کے اصل سوالات حل کریں گے۔ کامنٹ باکس میں اپنے جوابات تیزی سے ٹائپ کرنے کے لیے کی بورڈ پر انگلیاں تیار رکھیں۔ میزبان 2، امتحانی پرچے کا پہلا سوال یہ رہا، لفظ محبت کس قسم کا اسم ہے؟ جلدی سے کامنٹ باکس میں اپنا جواب لکھیں۔ میزبان 1، بہت خوب، جن امیدواروں نے اس میں کیفیت لکھا ہے ان کا جواب 100% درست ہے۔ محبت ایک جذبہ ہے، ایک حالت ہے جسے محض محسوس کیا جا سکتا ہے، اس لیے یہ اس میں کیفیت ہے۔ اب دوسرے سوال پر آتے ہیں۔ لفظ فوج کس زمرے میں آتا ہے؟ کامنٹس کی رفتار تیز ہونی چاہیے۔ ذرا سوچئے، فوج ایک فرد نہیں بلکہ کئی سپاہیوں کا مجموعہ ہے۔ بالکل ٹھیک، اور اسی لیے یہ اس میں جمع کہلاتا ہے کیونکہ یہ لفظ پوری ایک جماعت یا گروہ کی نمائندگی کر رہا ہے۔ تیسرا اہم سوال حل کرتے ہیں، بتائیے قلم کس قسم کا اسم ہے؟ جواب دینے کے لیے آپ کے پاس چند سیکنڈز ہیں۔ امید ہے درست جوابات درج کیے جا چکے ہوں گے۔ صحیح جواب ہے اس میں آلہ، کیونکہ قلم ایک ٹول یا اوزار ہے جس کے ذریعے لکھنے کا کام لیا جاتا ہے۔ چوتھا سوال تھوڑا سا چیلنجنگ ہو سکتا ہے، لفظ لاہور کی درجہ بندی کیسے کی جائے گی؟ سب لوگ اس مشق میں بھرپور حصہ لیں، کمنٹ کر کے اپنی صلاحیت ضرور جانچیں۔ جواب بہت صاف ہے، یہ ایک خاص شہر کا نام ہے تو یہ اسم معرفہ ہے۔ دنیا کے کسی بھی مخصوص مقام کا نام اسم معرفہ ہی کہلاتا ہے۔ پانچواں سوال، اس پورے جملے میں موجود تمام اسم تلاش کریں۔ استاد نے طالب علم کو انعام دیا، وہ تینوں الفاظ جلدی سے لکھ بھیجیں۔ یہاں ہماری بتائی ہوئی وہ جدید ٹرکس بہت کام آئیں گی۔ نے سے پہلے استاد، کو سے پہلے طالب علم، اور کیا دیا؟ انعام۔ تو استاد، طالب علم اور انعام، یہ تینوں الفاظ اسم ہیں۔ میزبان 1، اب پوسٹ گریجویٹ سطح کے امیدواروں کے لیے لاجیکل ریزننگ پر مبنی متوقع سوالات کی باری ہے۔ پہلا گیس سوال، ایمانداری معاشرے کی سب سے قیمتی دولت ہے، اس جملے میں اسم تلاش کریں۔ جوابات کا سلسلہ رکنا نہیں چاہیے۔ تو اس جملے میں چھپے ہوئے 3 اسم ہیں۔ پہلا ایمانداری جو اسم کیفیت ہے، دوسرا معاشرے جو ایک مقام یا گروہ کو ظاہر کرتا ہے، اور تیسرا دولت۔ یہ ہے گرامر کی اعلیٰ سطح کی تفہیم۔
मेजबान 2, दूसरा मुतवक्के सवाल देखते हैं। साइंस ने इंसान को नई ताकत दी। तमाम उम्मीदवार अपना जहन लड़ाएं और जवाबात दर्ज करें। मेजबान 1, यहां फिर से वही ट्रिक्स काम आ रही हैं। इस जुमले में 3 इस्म हैं, साइंस, इंसान और ताकत। जो उम्मीदवार इस सतह पर जाकर जुमले का तज्जिया कर सकते हैं, उनकी कामयाबी तो यकीनी है। और ये रहा हमारा आखिरी मंतिकी सवाल। मेहनत कामयाबी का जीना है। इस जुमले का ग्रामर के लिहाज से पोस्टमार्टम करें। कमेंट्स के जरिए सबकी शमूलियत नजर आनी चाहिए। बताइए इसमें कौन कौन से इस्म हैं? बिल्कुल दुरुस्त। इस जुमले में मेहनत, कामयाबी और जीना, ये तीनों अल्फाज इस्म के जुमरे में आते हैं। ये तजरीदी और ठोस दोनों सूरतों के इम्तिजाज की एक बेहतरीन मिसाल है। इस पूरी मालूमाती निशस्त का निचोड़ इस एक सुनहरी उसूल में पिन्हा है। हर वो लफ्ज़ जो किसी वजूद, कैफियत, जज्बे, मकाम या शय का नाम दे, वो बिना किसी शक के इस्म कहलाता है। इम्तिहान में शानदार कामयाबी के लिए एक हतमी टिप ये है कि रोज़ाना कम से कम 20 मुख्तलिफ जुमलों में इस्म तलाश करने की मशक करें। ये मशक आपकी ग्रामर पर गिरफ्त इस कदर मजबूत कर देगी कि इम्तिहान में कोई सवाल गलत नहीं होगा। तो अब आखिर में ये अहम सवाल पैदा होता है, क्या आप सब इम्तिहान के दिन पर्चे में छुपे हुए हर एक इस्म को ढूंढ निकालने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? यकीनन इस तफसीली वजाहती नशिस्त के बाद कोई शक बाकी नहीं रहना चाहिए। जाने से पहले एक बार फिर याद दिलाते चलें, ग्रामर की ऐसी मजीद शानदार मास्टर क्लासेस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल इरशाद वहनवाड़ को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सीखते रहें और कामयाबी की जानिब कदम बढ़ाते रहें। अस्सलामुअलैकुम साथियों, आज के ज़बरदस्त ग्रामर मास्टर क्लास में आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आज हम महाटीट के सबसे अहम और बुनियादी टॉपिक यानी फेल की पहचान का बिल्कुल डीप डाइव पोस्टमार्टम करने वाले हैं। जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल इरशाद वहनवाड़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि हम यूं ही सीखते रहें। बिल्कुल। और आगे बढ़ने से पहले तमाम उम्मीदवारों को याद दिला दूं कि इस सेशन के बहुत ही जबरदस्त पीडीएफ नोट्स और प्रैक्टिस क्विज का लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो उसे जरूर चेक कीजिएगा। चले फिर सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज का हमारा एजेंडा क्या है? हम बिल्कुल बुनियादी पहचान से शुरू करेंगे, फिर फेले लाजिम और मुतअद्दी की गुत्थियां सुलझाएंगे और आखिर में साबिका पर्चों और मुतवक्का सवालात तक जाएंगे। मतलब चाहे आप ग्रामर पहली बार पढ़ रहे हो या एक तजुर्बाकार टीचर हो, ये क्लास आपको महाटेट के लिए पूरी तरह तैयार कर देगी, है ना? बिल्कुल 100%। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहला हिस्सा है फेल की बुनियादी पहचान। लेकिन एक सवाल जहन में आता है। फर्ज करें एक उम्मीदवार इम्तिहान हॉल में बैठा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है और सामने एक लंबा चौड़ा मुश्किल सा उर्दू का जुमला आ जाता है, तो वो फौरन फेल को कैसे पहचानेगा? बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। देखें, सिंपल सी बात है, फेल किसी भी जुमले की जान होता है। कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो ये बताए कि एक्शन क्या हो रहा है, कोई काम हो रहा है या सहा जा रहा है, बस वही फेल है। जैसे खाता है या रो रहा है। इसके बगैर जुमला बिल्कुल बेजान और नामुकम्मल सा लगता है। आपको बस जुमले में ये ढूंढना है कि भाई काम क्या हो रहा है। अगर ये मिल गया तो समझे आपने फेल पकड़ लिया। ठीक है, अब जरा इन मिसालों को देखें। जुमला एक जैसा ही लग रहा है ना, लेकिन अल्फाज बदल रहे हैं, जैसे वो आया, आता है या आएगा। एग्जैक्टली। और ये चीज बड़ी शानदार तरीके से ये बात क्लियर करती है कि फेल सिर्फ काम नहीं बताता, बल्कि ये खुद ब खुद हमें एक टाइमलाइन भी दे देता है, यानी जमाना बता देता है। काम गुजरे हुए कल में हुआ, आज हो रहा है या आने वाले कल में होगा, है ना? कमाल की बात। अच्छा, अब हम एक ऐसे टॉपिक में दाखिल हो रहे हैं जो महाटेट के पेपर्स का समझें कि सबसे बड़ा मैदान जंग है, फेले लाजिम और फेले मुताद्दी। हाँ, मुमतहिन अक्सर उम्मीदवारों को उलझाने के लिए इन दोनों का फर्क बार बार पूछता है, राइट? तो क्या इन दोनों को अलग अलग पहचानने की कोई बहुत ही आसान सी ट्रिक है आपके पास? बिल्कुल है यार, बस जुमले को गौर से पढ़ें। अगर जुमला पढ़कर आपको लगे कि उसमें किसी मफूल यानी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, मतलब किस चीज पर काम हुआ ये बताए बगैर ही बात पूरी तरह समझ आ रही है, तो वो फेले लाजिम है। जैसे बच्चा सो गया, बात खत्म। लेकिन अगर मफूल के बगैर जुमला अधूरा लगे, जैसे कोई कहे माँ ने पकाया, तो आप फौरन पूछेंगे ना, भाई क्या पकाया? खाना पकाया। तो जहां ये बताना पड़े कि किस चीज पर काम हुआ, वो फेले मुताद्दी होगा। सिंपल। अब ये जो मिसालें हैं, ये खास तौर पर हमारे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और तजुर्बेकार टीचर्स के लिए एक डीप डाइव हैं। ध्यान दीजिएगा। चिराग बुझ गया, ये काम खुद ब खुद हुआ, असर सिर्फ चिराग तक महदूद रहा, तो ये लाजिम है। लेकिन जरा इस पर गौर करें, उसने चिराग बुझाया,
यहाँ एक फाइल मौजूद है जिसने किसी दूसरी चीज पर एक्शन किया है, तो ये मुताद्दी बन गया। फर्क देख रहे हैं आप, एक ही बात को कहने के दो तरीके, और ग्रामर पूरी तरह बदल गई। जबरदस्त। चलिए अब फेल की कुछ और अहम अक़साम को देखते हैं। और हाँ, चूंकि हम इस सेशन के बिल्कुल दरमियानी हिस्से में पहुंच चुके हैं, तो मैं सभी को याद दिला दूं कि हमारी उर्दू ग्रामर की मुकम्मल प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप हमारे चैनल इरशाद हनवाड़ के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर भी ये सारी क्लासेस देख सकते हैं, तो लाजमी चेक कीजिएगा। चलें अब आते हैं फेले मारूफ और फेले मजहूल पर। अगर बिल्कुल बेसिक लर्नर्स के हिसाब से बात करूं तो भाई, अगर आपको ये मालूम है कि काम किसने किया है, जैसे अहमद ने किताब पढ़ी, यहां हमें पता है कि काम अहमद कर रहा है, तो ये मारूफ है। लेकिन अगर काम तो हुआ है मगर करने वाले का नाम ही गायब है, जैसे दरवाजा खोला गया, भाई किसने खोला कुछ पता नहीं, तो जब फाइल मालूम ना हो वो मजहूल होता है। अच्छा, एक बात अक्सर कंफ्यूज करती है कि है, था या थे जैसे अल्फाज किस कैटेगरी में आते हैं। हाँ, ये बड़ा अहम पॉइंट है। इन्हें हम फेले नाकिस कहते हैं। देखिए, अगर मैं सिर्फ ये कहूं कि अली बीमार है, तो यहां कोई बाकायदा फिजिकल एक्शन या काम नहीं हो रहा, सिर्फ एक कंडीशन या हालत बताई जा रही है। ये अपने तौर पर मुकम्मल मानी नहीं देते, इसलिए नाकिस हैं। जबकि अगर मैं कहूं वो दौड़ा, तो इसमें एक मुकम्मल और वाज़े एक्शन मौजूद है, इसलिए उसे हम फेले ताम कहते हैं। अब आते हैं तदरीसी नुक्ता नज़र और मुरक्कब अफ़ाल पर। यह हिस्सा हमारे उन तजुर्बाकार असातिज़ा के लिए निहायत अहम है जो टेट का इम्तिहान दे रहे हैं, क्योंकि इम्तिहान में सिर्फ ग्रामर नहीं, ये भी पूछा जाता है कि आप क्लासरूम के अंदर इन उसूलों को पढ़ाएंगे कैसे। देखिए, मस्दर वो रूट वर्ड या बुनियाद है जहां से फेल निकलता है और उसके आखिर में हमेशा ना आता है, जैसे पढ़ना, लिखना। लेकिन जब हम नॉर्मल बातचीत करते हैं तो हम कई अल्फाज को मिलाकर एक मुरक्कब फेल बनाते हैं। मिसाल के तौर पर पढ़ रहा है, इसमें पढ़ असल फेल है और रहा है इमदादी फेल या हेल्पिंग वर्ब है, और ये पूरा सेट मिलकर काम को जाहिर करता है। और अगर तदरीसी हिकमत अमली की बात करें तो एक्शन वाले तस्वीरी कार्ड्स दिखाना या बच्चों से क्लास में फिजिकल एक्टिविटी करवाना फेल सिखाने के बेहतरीन तरीके हो सकते हैं, राइट? बिल्कुल दुरुस्त। जब हम चीज़ों को विजुअलाइज करते हैं या हरकाती तरीकों से पढ़ाते हैं तो बच्चों के जहन में फेल के कवायद हमेशा के लिए नक्श हो जाते हैं। और आप देखेंगे कि पेडागोजी के सवालात अक्सर इन्हीं प्रैक्टिकल तरीकों के गिर्द घूमते हैं। और अब बारी है सबसे दिलचस्प हिस्से की, यानी प्रैक्टिस, साबका पर्चों के सवालात। तो तमाम उम्मीदवार बिल्कुल अलर्ट हो जाएं। अब आपके सामने कुछ अहम सवालात आएंगे, आपने उन्हें गौर से देखना है और हमारा जवाब जाहिर होने से पहले अपना दुरुस्त ऑप्शन जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखना है, ताकि आपकी तैयारी का सही जायजा लिया जा सके। तो चले शुरू करते हैं। ओके, पहला सवाल ये रहा, बच्चा हंस रहा है, इस जुमले में मुकम्मल फेल कौन सा है? जरा सोचिए और जल्दी से कमेंट्स में बताइए। तो जिन उम्मीदवारों ने ऑप्शन सी चुना है वो बिल्कुल ठीक हैं, वेरी गुड, क्योंकि देखें यहां हंस असल फेल है और रहा है इमदादी फेल है, और ये दोनों आपस में मिलकर ही एक मुकम्मल मुरक्कब फेल बनाते हैं। चलें सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अली ने खत लिखा, इसमें फेल की कौन सी किस्म है? अपना जवाब कमेंट्स में तहरीर करें। यहां सबसे अहम कैच पता है क्या है? आप जुमले से सवाल पूछें, अली ने क्या लिखा, आपको फौरन जवाब मिलेगा खत। चूंकि इस जुमले में खत मफूल की सूरत में डायरेक्ट मौजूद है तो यह मुताद्दी है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, दरवाजा बंद किया गया। जरा कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस जुमले में काम करने वाला यानी फाइल कौन है? अरे भाई, जाहिर है काम करने वाला तो गायब है, हमें क्या पता दरवाजा किसने बंद किया, हवा से बंद हुआ या किसी शख्स ने किया। और हमने अभी पढ़ा था कि जब फाइल मालूम ना हो तो वो हमेशा फेले मजहूल होता है, तो सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शंस पर गौर करें और वो ना पर खत्म होने वाला उसूल जहन मिलाएं। ग्रामर की इस्तिलाह में सोना क्या है? बिल्कुल यार, अभी तो बात हुई थी कि जिस लफ्ज़ के आखिर में ना आए और वो किसी काम का नाम हो तो वो फेल की असल शक्ल यानी मज़दर होता है। तो बगैर किसी शक के जवाब बी बिल्कुल करेक्ट है। और ये रहा साबिका पर्चे का आखिरी सवाल, वो आएगा, इसमें ज़माना पहचान कर जल्दी से कमेंट्स में बताएं। ये तो बहुत ही आसान था। आखिर में गा मौजूद है जो सीधा सीधा हमें बता रहा है कि एक्शन आने वाले वक्त में होगा, लिहाजा सही ऑप्शन सी यानी मुस्तकबिल है। चलें, अब बारी है मंतकी और मुतवक्का सवालात की। अब हम कुछ ऐसे चालाक और ट्रिकी सवालात देखेंगे जो बिल्कुल लॉजिक पर बेस करते हैं।
یہ وہ متوقع سوالات ہیں جو آپ کی ذہنی صلاحیت کا اصل امتحان لیں گے۔ تو کیا آپ تیار ہیں؟ ذرا اس سوال کا تجزیہ کیجیے اور اپنی لاجک کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ آخر ایگزامینر اس طرح کے جملے کیوں دیتا ہے؟ مینٹور، اس کی وجہ بہت سمپل ہے۔ ممتحن اسے اس لیے بار بار پوچھتے ہیں کیونکہ ظاہری طور پر اس میں کوئی بندہ کام کرتا ہوا نظر نہیں آتا اور اسٹوڈنٹس اسی میں الجھ جاتے ہیں۔ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اس مجہول ڈھانچے میں کام کا سارا اثر دروازے پر پڑ رہا ہے، لیکن فائل کو جان بوجھ کر چھپا دیا گیا ہے۔ یہ ٹرک آپ نے امتحان میں یاد رکھنی ہے۔ ذرا اس سوال پر غور کیجیے، کیا نیند کا اثر کسی اور چیز پر پڑ رہا ہے؟ بالکل نہیں۔ سونا ایک ایسا عمل ہے جو صرف سونے والے یعنی فائل تک ہی محدود رہتا ہے۔ اس کے لیے کسی بیرونی چیز یعنی مفعول کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اسی لیے اسے ہم فائنل اور قطعی طور پر فعل لازم کہتے ہیں۔ یہ آج کی کلاس کا آخری متوقع سوال ہے۔ کمنٹس میں فائل، فعل اور مفعول کو الگ الگ کر کے بتائیں، دیکھتے ہیں کتنے لوگوں کا کانسیپٹ کلیئر ہوا ہے۔ چلے اس کا بریک ڈاؤن کرتے ہیں۔ اس میں علی فائل ہے، پیا فعل ہے اور پانی مفعول ہے۔ چونکہ یہاں پانی باقاعدہ موجود ہے جس پر کام ہوا ہے، تو لولی کہتی ہے کہ یہ فعل متعدی ہے۔ بہت ہی شاندار۔ تو دوستو، امتحان میں جانے سے پہلے میری طرف سے یہ 4 سنہری اصول ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ جملے سے ہمیشہ کیا ہوا والا سوال پوچھیں، اس میں چھپا ہوا مفعول اور امدادی فعل آپ کو ہمیشہ درست جواب تک پہنچا دے گا۔ بالکل، اور ان اصولوں پر گرپ حاصل کر کے مہا ٹیٹ میں کامیابی کی 100% گارنٹی لی جا سکتی ہے۔ جانے سے پہلے یاد دلاتا چلوں کہ ڈسکرپشن میں موجود PDF نوٹس لازمی ڈاؤن لوڈ کر لیں اور ہمارے چینل ارشاد ونواڑ کو سبسکرائب کرنا تو بالکل نہ بھولیں۔ آج کے سیکھے ہوئے اصولوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کوئز کا لنک بھی ڈسکرپشن میں آپ کا منتظر ہے۔ ملتے ہیں اگلی کلاس میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، اس شاندار ماسٹر کلاس میں سب کا خوش آمدید۔ آج ہم مہا TET، CTT اور دیگر اہم تدریسی امتحانات کے لیے اردو گرامر کے ایک بہت ہی خاص موضوع یعنی ضمیر اور اس کے مختلف اقسام پر بات کرنے والے ہیں۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں ایک بہت ہی ہونہار TET امیدوار۔ جی بالکل، السلام علیکم۔ آج کا یہ سیشن واقعی بہت کمال کا ہونے والا ہے کیونکہ امتحان میں یہ ضمیر کے سوالات اکثر امیدواروں کو بہت کنفیوز کرتے ہیں۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے سیدھے موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ بالکل، بس شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی یاد دہانی۔ اگر ابھی تک ہمارا YouTube چینل ارشاد وہنواڑ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً کر لیں۔ اور ہاں دوستوں، سب سے کام کی بات، تیاری کو جانچنے کے لیے اس ماسٹر کلاس کے بہترین PDF نوٹس اور ایک خاص کوئز کا لنک اسی سیشن کی ڈسکرپشن میں موجود ہے، تو اسے ضرور چیک کیجیے گا۔ اچھا، تو آج ہم کیا کیا کور کرنے والے ہیں، ذرا خاکہ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ضمیر اور اس کی اہمیت، پھر ضمیر شخصی، اس کے بعد ضمیر اشاری، ان دونوں کے درمیان پائے جانے والا وہ ایک خاص فرق، مہا TET کے پچھلے امتحانی سوالات، اور آخر میں اساتذہ کے لیے کچھ بہترین تدریسی نکات۔ یہ منطقی ترتیب امتحان کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ وائس بی، تو حصہ پہلا، ضمیر اور اس کی اہمیت۔ سر، یہ تو ہم سب گرامر کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، لیکن ایک بالکل بنیادی سیکھنے والے کے لیے اگر سمجھنا ہو تو آخر یہ ضمیر اصل میں ہے کیا اور اس کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیے، بہت سیدھی سی بات ہے۔ ضمیر وہ لفظ ہے جو کسی اسم یعنی کسی بھی نام کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے۔ فرض کریں ہم کہتے ہیں علی اسکول گیا، علی نے پڑھائی کی، علی واپس آیا۔ اب بار بار علی کہنا کتنا عجیب لگتا ہے نا؟ اس کی جگہ ہم کہتے ہیں علی اسکول گیا، وہ نے پڑھائی کی۔ یہ جو وہ ہے نا، بس یہی ضمیر ہے۔ اس سے زبان میں روانی اور فصاحت آتی ہے اور تکرار کا بوجھ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، یعنی ضمیر شخصی کا تفصیلی جائزہ۔ نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے، یہ وہ ضمیر ہے جو براہ راست کسی شخص، جماعت یا چیز کے لیے استعمال ہو، چاہے بات کرنے والا ہو، سننے والا ہو، یا وہ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہو۔ وائس اے، اگر ہم اس ٹیبل کو دیکھیں تو ضمیر شخصی کے 3 اہم درجے ہیں۔ پہلا متکلم یعنی بات کرنے والا، جیسے میں یا ہم۔ دوسرا مخاطب یعنی جس سے بات کی جائے، جیسے تو، تم، آپ۔ اور تیسرا غائب یعنی جس کے بارے میں بات ہو رہی ہو، جیسے وہ یا یہ۔ واہ، یہ واقعی بہت منطقی انداز میں ترتیب دیا گیا ہے۔ واحد اور جمع کے لحاظ سے یہ تینوں درجے یعنی متکلم، مخاطب اور غائب بالکل صاف سمجھ آ رہے ہیں۔ وائس سے اب ذرا یہاں ایک سوال پر غور کیا جائے۔ ایسا کب ہوتا ہے کہ کوئی اکیلا شخص اپنے لیے میں کی بجائے ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے؟ سبھی ناظرین اپنا جواب کامنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ ارے سر، یہ تو بڑا دلچسپ ہے۔ اسے گرامر کی زبان میں جمع تعظیمی کہتے ہیں، جسے پرانے وقتوں میں بادشاہ اپنا روب اور دبدبہ دکھانے کے لیے کہتے تھے نا، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، یعنی انسان ایک ہے لیکن عظمت اور ادب دکھانے کے لیے ہم بولا جا رہا ہے۔ 100% درست۔
और ख़ास तौर पर हमारे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट नाजरीन के लिए एक और बारीक फ़र्क है, तू और आपका। तू अमूमन इंतहाई बेतकल्लुफ़ी या कभी कभार गुस्से और हकारत के लिए भी बोला जाता है, जबकि आप इंतहाई अदब और एहतराम की अलामत है। एक तजर्बाकार उस्ताद को इन बारीकियों का पता होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही सर। ये तो हो गई शख्सी ज़मीरों की बात। अब चलते हैं हिस्सा तीसरा, यानी ज़मीर इशारी की पहचान पर। ये बताइए कि जब उर्दू में किसी पास या दूर की चीज़ की तरफ इशारा करना हो तो किन अल्फाज का सहारा लिया जाता है? वही से, और यहीं से शुरुआत होती है ज़मीर इशारे की। बहुत आसान सा उसूल है। अगर करीब की चीज़ की तरफ इशारा करना हो तो हम ये या यही कहते हैं, जैसे ये मेरा बैग है। और अगर चीज़ दूर है यानी बईद का इशारा है तो वो या वही इस्तेमाल होता है, जैसे वो मेरा स्कूल है। यानी फासला तय करेगा कि लफ्ज़ कौन सा आएगा। उर्दू अदब के आला सतही तलबा के लिए ये एक शानदार मिसाल देखिए। अल्लामा इकबाल का मिसरा है, वही है बंदाए हुर जिसकी ज़र्ब-ए-कारी। यहाँ वही एक खास शख्स की तरफ इशारा कर रहा है जो कि ज़मीर इशारे की बेहतरीन मिसाल है। क्या ज़बरदस्त मिसाल दी है सर। वैसे दोस्तों, अगर ऐसे ही मजीद आला सतही ग्रामर के उसूल सीखने हो तो मुकम्मल उर्दू ग्रामर की प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जाकर चेक किया जा सकता है। ज़रूर देखिएगा। तो अब बारी है चौथे हिस्से की, शख्सी और इशारी का फ़र्क। नाजरीन, अब हम इस मास्टर क्लास के डेंजर जोन में दाखिल हो रहे हैं, जहां मुम्तहिन सबसे ज्यादा चालाकियां दिखाते हैं और उम्मीदवारों को उलझाने की कोशिश करते हैं। सच में ये मुआजना तो आंखें खोलने वाला है। एक तरफ लिखा है वो आया और दूसरी तरफ वो किताब। लफ्ज वो तो दोनों में है। जी हाँ, और यही लोग गलती करते हैं। देखिए, कॉन्टेक्स्ट या सियाको सबाक सब कुछ है। वो आया में वो किसी इंसान के नाम की जगह पर इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये ज़मीर शख्सी है। लेकिन वो किताब में वो किसी की जगह नहीं आया, बल्कि ये उंगली से किताब की तरफ इशारा कर रहा है, तो यहाँ वो ज़मीर इशारी बन गया। बस इस इशारे को समझ लें तो इम्तिहानी मार्क्स कटने से बच जाएंगे। तो फिर हिस्सा 5वां शुरू करते हैं, महा टीईटी इम्तिहानी सवालात और गेस क्वेश्चंस। तमाम उम्मीदवारों से गुजारिश है कि बिल्कुल तैयार हो जाएं। अल्टीमेट एग्जाम सिमुलेशन का वक्त आ गया है। जितना भी सीखा है अब उसे आजमाने की बारी है। ये रहे पिछले सालों के 2 निहायत अहम सवालात। सवाल नंबर 1, लफ्ज आप किस किस्म की ज़मीर है? और सवाल नंबर 2, वो किताब मेरी है, इस जुमले में वो क्या है? सभी नाजरीन यहां वीडियो को पॉज करके अपने जवाबात जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखें। और सही जवाबात ये रहे स्क्रीन पर। पहले का जवाब है ज़मीर शख्सी और दूसरे का ज़मीर इशारी। बिल्कुल, और मंतिक बहुत साफ है। आप किसी शख्स के लिए बोला जाता है तो ये शख्सी हुआ, और वो किताब में चूंकि एक चीज की तरफ इशारा किया गया है तो वो इशारी बन गया। उम्मीद है कि बुनियादी सतह के सीखने वालों को भी ये बखूबी समझ आ गया होगा। चलिए अगला राउंड, MCQ 3, ज़मीर मुतकल्लिम की पहचान करें। A आप, B वो, C हम, D ये। MCQ 4, यही कामयाबी का राज है, इसमें यही क्या है? और MCQ 5, ज़मीर गायब कौन सी है? A मैं, B तुम, C वो, D आप। फटाफट अपने जवाबात कमेंट्स में बताएं। जबरदस्त। तो जवाबात कुछ यूं हैं। तीसरे का जवाब है ऑप्शन सी हम, क्योंकि यह मुतकल्लिम है। चौथे में यही चूंकि करीब का इशारा कर रहा है तो ये इशारी है। और पांचवे का जवाब है ऑप्शन सी यानी वो, जो कि ज़मीर गायब है। इस शानदार प्रैक्टिस से तो सारे कॉन्सेप्ट्स शीशे की तरह साफ हो रहे हैं। और अब आते हैं इम्तिहान के लिए कुछ गेस क्वेश्चंस पर जो लॉजिकल रीजनिंग पर मबनी हैं। जरा गहराई में सोचकर बताइएगा। पहला सवाल, क्या हर वो ज़मीर इशारी होता है? दूसरा, क्या हर ये ज़मीर शख्सी होता है? और तीसरा, क्या आपका लफ्ज़ हमेशा जमा के लिए ही इस्तेमाल होता है? सर, ये सवालात तो वाकई दिमाग घुमा देने वाले हैं, लेकिन इनकी गोल्डन शॉर्ट ट्रिक्स बहुत कमाल की हैं। पहले का जवाब है नहीं, क्योंकि वो शख्सी भी हो सकता है और इशारी भी। दूसरे का जवाब भी नहीं, ये रास्ता वाला इशारी भी हो सकता है और ये मेरा दोस्त है वाला शख्सी भी। और तीसरे का जवाब भी नहीं, क्योंकि आप एक सिंगल इंसान के लिए भी इंतहाई एहतराम दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। बिल्कुल, यानी असल ट्रिक यह है कि रट्टा नहीं मारना, सिर्फ मायने पर गौर करना है कि आया वो लफ्ज़ किसी की जगह ले रहा है या महज इशारा कर रहा है। अब बढ़ते हैं छठे और आखिरी हिस्से की तरफ, असातिज़ा के लिए तदरीसी नुकात। हमने इम्तिहान की तैयारी तो कर ली,
लेकिन जो नाजरीन डी.एड या बी.एड के तलबा हैं या तजुर्बाकार असातिज़ा हैं, उनके लिए ये जानना ज़रूरी है कि क्लासरूम में बच्चों को ये सब कैसे पढ़ाया जाए। वाइस ए, तदरीस के लिए बेहतरीन हिकमत अमली ये है कि बच्चों को तस्वीरी कार्ड्स यानी पिक्चर कार्ड्स दिखाकर बसरी तौर पर इशारे समझाए जाएं। क्लास में उनसे रोल प्ले करवाया जाए जहां वो एक दूसरे से तुम, आप और वो कहकर बात करें। और रोजमर्रा के गुफ्तगू वाले जुमलों से प्रैक्टिस करवाना और ब्लैक बोर्ड पर शख्सी और इशारी को आमने सामने रखकर मुवाजना करना, वाकई ये तरीके बच्चों के लिए इस मुश्किल ग्रामर को खेल बना देंगे। 100%। तो आइए इस सारी ज़बरदस्त गुफ्तगू का निचोड़ एक वाज़ेह खुलासे में समेट लें। सुनहरी उसूल याद रखें, ज़मीर शख्सी का बुनियादी मकसद है किसी शख्स, चीज़ या नाम की जगह इस्तेमाल होना, और ज़मीर इशारी का वाहिद मकसद है सख्ती के साथ महज किसी चीज़ की तरफ इशारा करना। बोलने वाले की नीयत और जुमले का मकसद ही ग्रामर का असल फैसला करता है। जाते जाते जरा इस गहरी बात पर गौर कीजिएगा। अगर एक छोटा सा ज़मीर का लफ्ज़ किसी भी जुमले का फासला, उसका एहतराम और पूरा मतलब बदल कर रख सकता है, तो सोचिए उर्दू ज़बान पर उबूर हासिल करने में इन अल्फाज के दुरुस्त चुनाव में कितनी ताकत छुपी है। बहुत ही शानदार और सोचने पर मजबूर कर देने वाली बात। हमें पूरी उम्मीद है कि आज की इस मास्टर क्लास ने ज़मीर के हवाले से तमाम उलझनें दूर कर दी होंगी। पीडीएफ नोट्स और क्विज के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें और हमारे चैनल इरशाद व हिनवाड़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपनी तैयारी शानदार तरीके से जारी रखें। सबका बहुत ख्याल रहे। खुदा हाफिज। आदाब। इस नए और ज़बरदस्त एक्सप्लेनर में सबका खुशामदीद। आज का मौजू खास तौर पर महाटेट के उम्मीदवारों, ग्रेजुएट तलबा और तजुर्बाकार असातिज़ा के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन इसे इस कदर आसान ज़बान में समझाया जाएगा कि बिल्कुल बुनियादी सतह से सीखने वाले भी इसे बआसानी समझ सकेंगे। जी बिल्कुल। आज उर्दू ग्रामर के एक ऐसे हिस्से पर गहरी नजर डाली जाएगी जो देखने में तो आसान लगता है, लेकिन इम्तिहानात में अच्छे अच्छे तजर्बाकार लोग भी इस्म, ज़मीर और सिफत के दरमियान उलझ जाते हैं। आज की इस तफसीली गुफ्तगू के बाद सिफत से जुड़ी कोई भी कंफ्यूजन बाकी नहीं रहेगी। आज के एजेंडे पर एक नज़र डालते हैं। शुरुआत सिफ्ट के बिल्कुल बुनियादी उसूलों से होगी, फिर इसकी 8 अहम अक़साम पर बात होगी। इसके बाद इस्म, सिफ्ट और ज़मीर का वो फ़र्क समझा जाएगा जो इम्तिहानात में बहुत उलझाता है। आखिर में इम्तिहानी शॉर्टकट्स और महाटेट के पिछले सालों के सवालात पर मबनी एक शानदार क्विज़ होगा। आगे बढ़ने से पहले एक इंतहाई अहम ऐलान। इस तफसीली जायजे के तमाम पीडीएफ नोट्स और क्विज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में फराहम कर दिया गया है, लिहाजा इन्हें डाउनलोड करना मत भूलिएगा। और हाँ, यूट्यूब चैनल इरशाद वन वर्ड को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए सीधे मौजू की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले सिफत की बुनियादी तारीफ को समझते हैं। बिल्कुल सादा अल्फाज में कहा जाए तो जो लफ्ज़ किसी इस्म की पहचान या उसकी कोई ख़ास बात बताए वो सिफत है, चाहे वो खूबी हो, खामी हो, कोई रंग हो या सिर्फ एक हालत। यानी अगर इस्म एक खाका या तस्वीर है तो सिफत वो लफ्ज़ है जो उस तस्वीर में रंग भरकर उसे एक अलग शनाख्त देता है। और अब बारी है एक ज़बरदस्त इम्तिहानी ट्रिक की। किसी भी लंबे और उलझे हुए जुमले में सिफत तलाश करने का एक शानदार शॉर्टकट फॉर्मूला मौजूद है। जुमले को पढ़कर बस ये सवालात पूछने हैं: कैसा, कितना, कौन सा या कितने। बिल्कुल दुरुस्त। अगर जुमले का कोई लफ्ज़ इन सवालों का वाज़ेह जवाब दे रहा है तो बस वही लफ्ज़ सिफत है। इम्तिहानी दबाव के दौरान जब वक्त कम होता है तो ये फॉर्मूला सेकंडों में जवाब ढूंढने का बेहतरीन तरीका साबित होता है। आइए इस शॉर्टकट फॉर्मूले को चंद बुनियादी मिसालों से समझते हैं ताकि तसव्वुर पूरी तरह वाज़ेह हो जाए। जुमला है सुर्ख फूल। सवाल किया जाए फूल कैसा है? जवाब मिला सुर्ख। तो सुर्ख वो सिफ्त है जो रंग जाहिर कर रही है। इसी तरह मीठा आम में पूछा जाए कि आम कैसा है, तो जवाब है मीठा। ये वो बुनियादी बातें हैं जिन्हें एडवांस्ड और ग्रेजुएट सतह के मुश्किल इम्तिहानी उसूलों की तरफ बढ़ने से पहले मजबूत करना बेहद ज़रूरी है। अब एक कदम आगे बढ़ते हैं। सी-टेट, सेट और महाटेट जैसे इम्तिहानात में मुम्तहन सिर्फ सिफत की तारीफ नहीं पूछता, बल्कि वो अक़साम पर सवाल बनाता है। सिफत की कुल 8 अहम अक़साम हैं। सिफत ज़ाती जो कोई मुस्तकिल खूबी बताए, मिक़दारी जो मिक़दार ज़ाहिर करे, अददी जो गिनती बताए, और फिर रंग, कैफियत, इशारा, सवालिया और निस्बती जो किसी ख़ास ताल्लुक़ को ज़ाहिर करे। ग्रामर की रूह से इन सब का काम बिल्कुल मुनफरिद है। यहाँ एक छोटा सा अमली इम्तिहान लेते हैं। स्क्रीन पर एक ट्रिकी जुमला पेश किया जा रहा है। बुजुर्ग आदमी खामोश बैठा था।
अभी के अभी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि इस जुमले में सिफत कौन सी है। देखना यह है कि कितने उम्मीदवार इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब दे पाते हैं। क्या इसमें एक सिफत है या एक से ज्यादा? जल्दी से अपना जवाब कमेंट्स में दर्ज करें। और दुरुस्त जवाब ये रहा। इस जुमले में दरअसल 2 सिफात मौजूद थीं। पहली सिफत है बुजुर्ग, जो आदमी की उम्र या कैफियत बता रही है, और दूसरी सिफत है खामोश, जो उसकी मौजूदा हालत को जाहिर कर रही है। ये नुक्ता ख़ास तौर पर उन तजुर्बाकार असातिज़ा और तुलबा के लिए है जो अक्सर इस उलझन का शिकार रहते हैं कि शायद एक जुमले में सिर्फ एक ही सिफत हो सकती है। इस मिसाल से ये गलत फहमी बिल्कुल दूर हो जानी चाहिए। एक अहम बात याद दिलाते चलें, अगर ये मालूमात मुफीद लग रही हैं तो जान लें कि ये तो बस एक शुरुआत है। अगर उर्दू ग्रामर के दीगर मौज़ूआत पर भी ऐसे ही तफसीली जायजे और एक्सप्लेनर्स दरकार हैं तो उर्दू ग्रामर की मुकम्मल प्लेलिस्ट का लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा चैनल इरशाद व निवाड़ की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर भी तमाम अहम मौज़ूआत को गहराई से समझा जा सकता है। अब आते हैं इस मौजू के सबसे बड़े दर्द सर की तरफ, यानी इस्म, सिफत और ज़मीर के दरमियान फ़र्क। बहुत से उम्मीदवार इम्तिहान में यही मार खाते हैं। इसे यूं समझा जाए, लड़का एक नाम है, यानी ये इस्म है, लेकिन अच्छा उस लड़के की खूबी है तो ये सिफत है। और ज़मीर की बात की जाए तो वो तो इस्म की जगह लेता है, जैसे वो आया में वो ज़मीर है। लेकिन सिफत कभी अकेली नहीं आती, वो हमेशा इस्म के साथ जुड़कर उसकी खुसूसियत बताती है, जैसे अच्छा लड़का। मुआविन इम्तिहानात में गलतियों से बचने का एक बहुत बड़ा उसूल सामने है। इम्तिहान बनाने वाले अक्सर ऐसे अल्फाज का जाल बिछाते हैं, जैसे खूबसूरती और खूबसूरत। बज़ाहिर दोनों खूबियां लगती हैं। जी हाँ, लेकिन हर वो लफ्ज जो खूबी जैसा लगे जरूरी नहीं कि सिफत हो। जुमला देखिए, खूबसूरती अच्छी चीज है। यहाँ खूबसूरती बजाते खुद एक नाम यानी इस्म का किरदार अदा कर रहा है, जबकि खूबसूरत बाग में लफ्ज खूबसूरत सिफत है क्योंकि ये बाग की वजाहत कर रहा है। पोस्ट ग्रेजुएट सतह पर ऐसी बारीकियों को समझना बहुत जरूरी है। एक और अहम नुक्ता जो बड़े इम्तिहानात में अक्सर सामने आता है वो है मुरक्कब सिफात। सिफत हमेशा एक सादा लफ्ज नहीं होती। बाज़ औक़ात ये 2 अल्फाज से मिलकर बनती है, जैसे खुश शक्ल यानी अच्छी शक्ल वाला। बिल्कुल, और बाज़ औक़ात लाहेके लगाकर सिफात बनाई जाती हैं, जैसे इज्जत के साथ दार लगाकर इज्जतदार बना दिया या खतरा के साथ नाक जोड़कर खतरनाक बना दिया। इम्तिहानात में अक्सर ये अल्फाज देकर पूछा जाता है कि ये ग्रामर की रूह से क्या हैं। प्रैक्टिस क्विज की तरफ बढ़ने से पहले ये 3 सुनहरी उसूल अच्छी तरह जहन नशीन कर लेने चाहिए। उसूल नंबर 1, सिफत उमूमन इस्म से पहले आती है, जैसे तेज घोड़ा। उसूल नंबर 2, ये बाद में भी आ सकती है, जैसे घोड़ा तेज है। जगह बदलने से सिफत का काम नहीं बदलता। और उसूल नंबर 3, एक ही इस्म के लिए एक ही वक्त में कई सिफात इस्तेमाल की जा सकती हैं, जैसे वो एक ज़हीन, मेहनती और ईमानदार तालिब इल्म है। और अब वक्त हुआ है इस तफसीली जायजे के सबसे पुरजोश हिस्से का। अब तक सीखी गई तमाम मालूमात को आजमाने का वक्त आ गया है। आगे महाटेट के पिछले सालों के पर्चाजात से निकाले गए बिल्कुल असली 5 सवालात और 3 खास मंतकी अंदाजों पर मबनी सवालात पेश किए जाएंगे। मुआविन मुकम्मल तैयारी के साथ स्क्रीन पर नजरें जमाए रखें और हर सवाल का जवाब अपने जहन में लॉक करते जाएं। ये रहे पहले 2 सवालात बराह रास्त महाटेट के पिछले इम्तहानात से। पहला सवाल, सुर्ख फूल खिला है, इस जुमले में सिफत कौन सी है? और दूसरा सवाल थोड़ा सा टेक्निकल है, 2 बच्चे स्कूल गए, इस जुमले में सिफत की किस्म कौन सी है? जल्दी से इनके जवाबात सोच लें। जवाबात का जायजा लेते हैं। पहले सवाल का जवाब है सुर्ख, क्योंकि ये वाज़े तौर पर रंग जाहिर कर रहा है, और दूसरे सवाल में जो लफ्ज़ 2 है वो बच्चों की तादाद बता रहा है, इसलिए ग्रामर की रूह से ये सिफत अददी यानी न्यूमरल एडजेक्टिव है। जब भी रंग और नंबर किसी चीज़ की वजाहत करें वो सिफात ही शुमार होंगे। चैलेंज को थोड़ा और बढ़ाते हैं। तीसरा सवाल, जुमला ये किताब मेरी है में लफ्ज़ ये क्या है? और चौथा सवाल, खुशबूदार फूल में सिफ्त की निशानदेही करें। ये वो सवालात हैं जो उम्मीदवारों की गहरी समझ को परखने के लिए बेहतरीन है। आइए इनकी मंतिक समझते हैं। तीसरे सवाल में ये दरअसल सिफत इशारा है। अक्सर लोग समझते हैं कि ये और वो हमेशा ज़मीर होते हैं,
لیکن چونکہ یہاں لفظ یہ خاص طور پر کتاب یعنی اسم کی طرف اشارہ کر کے اسے خاص بنا رہا ہے، اس لیے یہ صفت اشارہ کہلائے گا۔ اور چوتھے سوال میں لاحقہ لگا کر بنایا گیا لفظ خوشبودار ایک مرکب صفت ہے۔ پچھلے سالوں کے امتحانات کا یہ 5واں اور آخری سوال ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ یہ سوال اکثر امیدواروں کو الجھا دیتا ہے۔ جملہ ہے، پہلا انعام علی کو ملا۔ اس میں موجود صفت کی بالکل مخصوص قسم بتانی ہے۔ ذرا غور کیا جائے، یہ عام گنتی نہیں ہے۔ اور اس کا بالکل درست جواب ہے صفت عددی ترتیبی۔ اس کی وجہ بہت سیدھی ہے۔ 1، 2، 3 وغیرہ عام اصلی اعداد ہیں، لیکن جب کسی پوزیشن یا درجے کی بات آئے، جیسے پہلا، دوسرا یا تیسرا، تو اسے ترتیبی عدد کہتے ہیں۔ چونکہ یہاں لفظ پہلا انعام کی پوزیشن بتا رہا ہے، اس لیے یہ عددی ترتیبی صفت ہے۔ اسے نوٹ کر لینا بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اب رخ کرتے ہیں ان 3 سوالات کی طرف جو لاجیکل ریزننگ یا منطقی اندازوں پر مبنی ہیں، جو مشکل ترین پرچوں کا حصہ بنتے ہیں۔ سوال نمبر 1، پر اسرار جنگل میں صفت کیا ہے؟ اور سوال نمبر 2، انتہائی سرد رات میں صفت تلاش کریں۔ ان جملوں میں الفاظ کا جال بچھایا گیا ہے، تو پوری توجہ کی ضرورت ہے۔ ان الجھے ہوئے سوالات کا راز کھولتے ہیں۔ پہلے جملے میں پر اسرار صفت ہے، لیکن دوسرا سوال بہت خاص ہے۔ اس میں صفت صرف لفظ سرد ہے۔ لفظ انتہائی قطعی طور پر صفت نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اس سردی کی شدت کو بڑھانے کے لیے استعمال ہوا ہے جسے گرامر کی زبان میں تاکید یا انٹینسیفائر کہتے ہیں۔ یہ ممتحن کا ایک بہت عام جال ہے، اس سے ہمیشہ بچ کر رہنا چاہیے۔ اور اب اس زبردست بوٹ کیمپ کا آخری اور سب سے ایڈوانسڈ سطح کا سوال۔ جملہ ہے، چاندی جیسی چمک۔ اس میں صفت کیا ہو سکتی ہے؟ ظاہری طور پر یہ ایک تشبیہ معلوم ہوتی ہے، تو کیا واقعی اس میں کوئی صفت چھپی ہوئی ہے؟ جن امیدواروں نے اس کا جواب چاندی جیسی سوچا تھا، انہیں بہت بہت مبارکباد۔ جی ہاں، چاندی جیسی ایک تشبیہی صفت ہے جو چمک کی نوعیت کو واضح کر رہی ہے، اور اسی کے ساتھ صفت کے بنیادی سے لے کر پیچیدہ ترین تصورات کامیابی کے ساتھ مکمل ہو گئے ہیں۔ اس پورے تفصیلی جائزے کا اصل نچوڑ اس ایک جملے میں قید ہے، جو لفظ اسم کو خاص بنائے بس وہی صفت کہلائے۔ امید ہے کہ آج کا یہ شاندار سیشن مہاٹیٹ اور دیگر امتحانات کی تیاری میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ جانے سے پہلے کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ اگلا ایکسپلینر گرامر کے کس موضوع پر ہونا چاہیے۔ ڈسکرپشن سے نوٹس اور کوئز لینا مت بھولیے گا، اور ارشاد وہاناڑ یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ سیکھنے اور سکھانے کا یہ سفر یوں ہی جاری رہے۔ خدا حافظ۔ ہیلو، اور اس نئے ایکسپلینر میں آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے۔ آج ہم اردو گرامر کے ایک ایسے ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں جو مہا ٹی ای ٹی اور دیگر تدریسی امتحانات کے لیے واقعی گیم چینجر ثابت ہوتا ہے، یعنی واحد اور جمع۔ ہم اس کی گہرائی میں جائیں گے تاکہ آپ کو مکمل عبور حاصل ہو۔ بالکل، اور سیشن شروع کرنے سے پہلے ایک بہت ہی اہم بات، تمام نوٹس PDF فارمیٹ میں اور پریکٹس کوئز کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے، اس لیے اسے ضرور چیک کریں۔ اور ہاں، اگر آپ کو ہمارا یہ ایکسپلینر پسند آئے تو ہمارے یوٹیوب چینل ارشاد ونواڑ کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا۔ تو چلیے سیدھے ٹاپک پر آتے ہیں۔ آج کے اس سیشن کا خاکہ کچھ اس طرح ہوگا۔ ہم سب سے پہلے بنیادی اصولوں پر بات کریں گے، اس کے بعد عربی اور فارسی جمع کی گہرائی میں جائیں گے، پھر نادر الفاظ اور کچھ خاص ٹرکس کو سمجھیں گے، اور آخر میں پچھلے سالوں کے سوالات پر مبنی ایک زبردست کوئز ہوگا۔ آواز بے، یہ قدم بقدم چلنے والی اپروچ خاص طور پر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ لیول کے امیدواروں کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے تاکہ کوئی بھی کسر باقی نہ رہے۔ آواز الف، تو شروعات کرتے ہیں حصہ اول یعنی بنیادی قواعد الاصولوں سے۔ ظاہر ہے مشکل سوالات کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک بار بیسکس کو تازہ کرنا بے حد ضروری ہے تاکہ کوئی بھی کنفیوژن نہ رہے۔ تو چلیے جلدی سے ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دیکھیے، اردو میں واحد سے جمع بنانے کے 3 بہت ہی بنیادی طریقے ہیں جن سے ہم سب واقف ہیں۔
पहला ये कि अगर कोई लफ्ज़ अलिफ पर ख़त्म हो रहा हो तो उसे बड़ी ये से बदल दिया जाता है, जैसे बच्चा से बच्चे। बिल्कुल सही। और दूसरा तरीका यह है कि मुअन्नस अल्फाज जो छोटी ये पर ख़त्म होते हैं उनके आखिर में बस या लगा दिया जाता है, जैसे लड़की से लड़कियां। और तीसरा तरीका लफ्ज़ के आखिर में आत का इजाफा है, जैसे जज्बा से जज्बात। ये बहुत ही सिंपल और बुनियादी बातें हैं। अब आते हैं असल मुद्दे पर। हिस्सा दोम, अरबी और फारसी जमा। इम्तिहानों में उम्मीदवार सबसे ज़्यादा यहीं फंसते हैं और इसीलिए हम इसका गहराई से मुतालिया करेंगे। और हाँ, एक छोटी सी याद दहानी, अगर आप लोग उर्दू ग्रामर के बाकी अहम टॉपिक्स भी कवर करना चाहते हैं तो हमारी मुकम्मल प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या फिर आप बराह रास्त हमारे चैनल की प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। इसे ज़रूर देखिएगा। अच्छा, अरबी जमा की 2 बड़ी किस्में हैं और एक तजुर्बेकार उस्ताद बनने के लिए इनका फ़र्क समझना इंतहाई लाजमी है। पहली किस्म है जमा सालिम, जिसमें लफ्ज़ की असल साख्त बिल्कुल सलामत रहती है, बस आखिर में कुछ हुरूफ जुड़ जाते हैं, जैसे मुस्लिम से मुस्लिमीन। बिल्कुल। और दूसरी किस्म जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करती है वो है जमा मुकस्सर। मुकस्सर यानी टूटा हुआ। इसमें लफ्ज़ का अंदरूनी ढांचा ही टूटकर बदल जाता है, जैसे कलम से अक़लाम। ये फ़र्क इम्तहानात का सबसे फेवरेट टॉपिक है। आवाज़ अलिफ। अब ज़रा इन मिसालों पर गौर कीजिए। सालिम जमा में देखिए, मोमिन से मोमिनीन और तालिबा से तालिबात। लफ्ज़ अपनी जगह वैसा ही है ना, आवाज़ भी। लेकिन भाई मिक्सर जमा का कमाल देखिए, ख़बर पूरा बदलकर अखबार हो गया, हुक्म बन गया अहकाम और इल्म बन गया उलूम। इसमें अंदरूनी हुरूफ़े इल्लत और पूरी तरतीब ही बदल गई है। महा टीएटी में यही अल्फाज बार बार घुमा फिराकर पूछे जाते हैं। तो अब वक्त है एक छोटे से टेस्ट का। अब तक की मालूमात को कितना समझा गया है, इससे चेक करते हैं। हमारे पास 2 अल्फाज हैं, हादिसा और कानून। क्या आप लोग इनकी पेचीदा अरबी जमा बता सकते हैं? जल्दी से अपने जवाबात नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें। देखते हैं किसकी तैयारी सबसे ज़बरदस्त है। आवाज़ अलिफ। चलें जी, तो ये रहे दुरुस्त जवाबात। हादसा की जमा है हवादिस और कानून की जमा बनती है कवानीन। आवाज़ बा। ये कोई आम अल्फाज नहीं है दोस्तों, ख़ास तौर पर कानून तो महा टीईटी का जैसे पक्का सवाल है। अगर कमेंट बॉक्स में जवाबात दुरुस्त थे तो यकीन मानिए तैयारी बिल्कुल ट्रैक पर है। आवाज़ अलिफ उर्दू पर चूंकि फ़ारसी ज़बान का बहुत गहरा असर है, इसलिए फ़ारसी जमा को समझना भी ज़रूरी है। ज़रा इन अल्फाज को देखिए, दोस्त से दोस्तान और उस्ताद से असातिज़ा। और ये जो आत वाला मामला है, ये तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स यानी मुजर्रद इस्मों और एहसासात के लिए बहुत आम है। इम्तिहान बनाने वाले अक्सर मुश्किल से मुश्किलात और सवाल से सवालात जैसे अल्फाज देकर तलबा का इल्म परखते हैं। आवाज़ अलिफ। अब हम बढ़ते हैं हिस्सा सोम की जानिब, नादिर अल्फाज और आम गलतियाँ। आवाज़ बा। ये वो एडवांस सेक्शन है जो एक औसत दर्जे की तैयारी वाले उम्मीदवार को एक हकीकी और तजुर्बाकार उस्ताद से अलग करता है। यहाँ छोटी छोटी बारीकियाँ हैं। आवाज़ अलीफ। इन नादिर और अदबी जमा को बगौर देखिए, ये वो अल्फाज हैं जो हायर लेवल के इम्तिहानों में आते हैं। शमा की जमा शुमू, संदूक की सनादीक, फ़क़ीह की फ़ुक़हा। और इसी तरह वली से औलिया और अमीर से उमरा। तमाम उम्मीदवारों को खबरदार किया जाता है कि पर्चा बनाने वाले अक्सर इन्हें ख़ास अल्फाज में से सवाल निकालते हैं, इन्हें तो रट लेना ही बेहतर है। आवाज़ अलिफ। और अब उन आम गलतियों की बात करते हैं जो अक्सर एग्ज़ाम के प्रेशर में हो जाती हैं। देखिए, कभी भी किसी लफ्ज़ पर ज़बरदस्ती कोई उसूल मत थोपिएगा। बिल्कुल। जैसे किताब की जमा किताबात हरगिज़ नहीं है, बल्कि किताबें या कुतुब है। इसी तरह कानूनात या उस्तादों लिखना ग्रामर के रूह से बिल्कुल गलत है। दुरुस्त अल्फाज कवानीन और असातिज़ा ही रहेंगे। आवाज़। कुछ अल्फाज बहुत ही ख़ास होते हैं, जैसे अस्माए माद्दा जिन्हें हम मटीरियल नाउन्स कहते हैं। पानी, दूध, सोना, ये हमेशा वाहिद ही इस्तेमाल होते हैं, इनकी कोई जमा नहीं बनती। और दूसरी जानिब वो इसमें हैं जो ज़ाहिरी तौर पर वाहिद नज़र आते हैं, लेकिन उनका मतलब पूरी एक जमा का होता है, जैसे फ़ौज, कौम या जमात। ग्रामर के उसूल से ये वाहिद है, लेकिन नुमाइंदगी एक पूरे ग्रोह की कर रहे हैं। इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आवाज़ अलिफ हिस्सा चहारम, प्रोट्रिक्स और इम्तिहानी हिकमत अमली। आवाज़ बे। अब हम आपको वो राज बताएंगे जिनसे आप मुश्किल से मुश्किल लफ्ज़ का अंदाज़ा भी लॉजिक के साथ लगा सकते हैं। पहली ट्रिक ये है कि अरबी की जो मिक्सर जमा होती है वो एक ख़ास वज़न या रिदम पर चलती है, जैसे अफ़आल, फ़ऊल,
مفائل یا فوائل۔ اگر امتحان میں کوئی نیا لفظ بھی آ جائے نا تو بس اس صوتی وزن کو محسوس کریں، آپ کا جواب کبھی غلط نہیں ہوگا۔ اور دوسری کمال کی ٹرک یہ ہے کہ آت کا لاحقہ زیادہ تر ان الفاظ پر لگتا ہے جو عربی مونس ہوں یا پھر فارسی کے زیر اثر ہوں۔ یہ دو ساختی فارمولے اگر ذہن میں بیٹھ گئے تو گرامر کا یہ حصہ انتہائی آسان ہو جائے گا۔ اور اب وہ حصہ جس کا بے صبری سے انتظار تھا، حصہ پنجم، مہا TET انٹریکٹیو کوئز۔ بالکل، اپنے کی بورڈز تیار کر لیں، ہم پچھلے سالوں کے سوالات پوچھیں گے اور آپ لوگوں کو جلدی جلدی کامنٹس میں جوابات دینے ہیں۔ تو کیا آپ سب تیار ہیں؟ پچھلے سالوں کے امتحانات سے لیے گئے یہ رہے پہلے 2 سوال۔ پہلا سوال مشائخ کس لفظ کی جمع ہے، اور دوسرا سوال ہے لفظ حوادث کی واحد شکل کیا ہے۔ جلدی سے اپنا دماغ دوڑائیں اور فوری طور پر کامنٹس میں اپنے جوابات ٹائپ کریں۔ آواز، اور یہ رہے ان کے درست جوابات۔ سوال نمبر 1 کا جواب ہے شیخ، جس کی جمع مشائخ بنتی ہے، اور سوال نمبر 2 کا جواب ہے حادثہ، جس کی جمع حوادث ہے۔ آواز بے، اگر آپ غور کریں تو یہ بالکل انہی عربی جمع مکسر کے اصولوں کی پیروی کر رہے ہیں جن پر ہم نے کچھ دیر پہلے تفصیل سے بات کی تھی۔ وزن وہی ہے۔ چلیے مزید 3 سوالات جو بار بار پوچھے گئے ہیں۔ سوال نمبر 3، لفظ قوانین کا تعلق بنیادی طور پر کس زبان سے ہے؟ سوال نمبر 4 ہے لفظ کتب کی واحد شکل کیا ہے؟ اور چلیں ایک بونس سوال۔ سوال نمبر 5، وزیر کی جمع کیا ہوگی؟ دیکھتے ہیں کس کس کا ذخیرہ الفاظ مضبوط ہے۔ اور درست جوابات یہ رہیں۔ قوانین بنیادی طور پر ایک عربی لفظ ہے۔ کتب کی واحد کتاب ہے۔ اور جو ہم نے وزیر کی جمع پوچھی تھی اس کا صحیح جواب وزراء ہے۔ یہ سوالات اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ الفاظ کی اصل اور ان کے اوزان کو پہچاننا TET کے امتحانات میں کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ آواز الف، اب باری ہے آپ کی منطق کو چیک کرنے کی۔ ہم نے خاص طور پر یہ 3 پریکٹس سوالات ڈیزائن کیے ہیں۔ آپ کو ان الفاظ کی جمع بتانی ہے: فلسفہ، مسجد اور قبیلہ۔ آواز بے، ابھی تک ہم نے جتنے بھی عربی اوزان اور اصول سیکھے ہیں ان کو لاگو کریں اور ان کا اندازہ لگائیں۔ جلدی سے کامنٹ باکس میں اپنے جوابات ڈراپ کریں۔ آئیے اب ان کے حل دیکھتے ہیں۔ پہلے کا جواب ہے فلسفے، دوسرے کا مساجد، اور تیسرے کا جواب ہے قبائل۔ آواز بے، یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ مسجد اور قبیلہ بالکل ایڈوانسڈ عربی جمع کے مخصوص اوزان یعنی مفائل اور فوائل کے وزن پر پورے اتر رہے ہیں۔ اگر آپ نے یہ ردم پکڑ لیا نا تو بس سمجھے کامیابی پکی ہے۔ آواز الف، جاتے جاتے ہم آپ کو ایک انتہائی جادوئی اور سنہری مشورہ دینا چاہتے ہیں، اور وہ ہے ہنسا 20۔ جی ہاں، اگر تمام امیدوار روزانہ صرف 20 مشکل اور نادر واحد جمع یاد کرنے کی عادت بنا لیں تو امتحان کا یہ پورا سیکشن آپ کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل بن جائے گا۔ مستقل مزاجی ہی اصل کامیابی کا راز ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنے آج کے اس معلوماتی ایکسپلینر کے اختتام پر پہنچ گئے ہیں، لیکن جانے سے پہلے ایک آخری اور فائنل چیلنج۔ ہم نے کچھ دیر پہلے نادر الفاظ میں ایک لفظ دیکھا تھا، شمع۔ دیکھتے ہیں کس کی یادداشت سب سے تیز ہے، اس کی باقاعدہ جمع کیا تھی؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اس تعلیمی سیشن کا حصہ بننے کے لیے آپ سب کا بے حد شکریہ۔ PDF نوٹس اور کوئز کے لیے ڈسکرپشن ضرور چیک کریں، اور ہمارے YouTube چینل ارشاد ون وارڈ کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ سیکھتے رہیں اور امتحانات میں چمکتے رہیں۔ سلام اور اس زبردست ماسٹر کلاس میں خوش آمدید۔ بغیر کسی تاخیر کے سیدھے آج کے موضوع میں غوطہ لگاتے ہیں۔ آج ہم اردو گرامر کے ایک بے حد اہم اور سچ پوچھیں تو تھوڑے سے ٹرکی موضوع کا ڈیپ ڈائیو کرنے والے ہیں، یعنی
मुज़क्कर और मोन्नस के उसूल। बिल्कुल, और ख़ास तौर पर महा TIET की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए ये निशात एक गेम चेंजर साबित होने वाली है। ये कोई आम बेसिक क्लास नहीं है। हम वाकई उन उलझे हुए सवालात को मंतिकी अंदाज में सुलझाने वाले हैं जो इम्तिहान में मेरिट का फैसला करते हैं। को होस्ट, अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात बताना लाजमी है। इस पूरी मास्टर क्लास के बेहतरीन टू द पॉइंट नोट्स PDF फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। और हाँ, तैयारी को चेक करने के लिए एक प्रैक्टिस क्विज का लिंक भी दिया गया है, तो इस नशिस्त के बाद वो लिंक ज़रूर चेक किए जाएं ताकि इम्तहान की 100% तैयारी यकीनी हो सके। जबरदस्त। तो चलिए आज का रोड मैप जल्दी से देख लेते हैं। हम बुनियादी तसव्वुरात से शुरुआत करेंगे, फिर मुअन्नस बनाने के कायदे, उसके बाद अरबी और फारसी अल्फाज की पेचीदगियां, कुछ आम गलतियां, और फिर पिछले सालों के सवालात, और आखिर में मुतवक्का सवालात पर बात करेंगे। बहुत कुछ है सीखने को, तो शुरू करते हैं। मास्टर टीचर्स, सेक्शन 1 से बाकायदा आगाज करते हैं। ग्रामर की दुनिया में मुज़क्कर और मुअन्नस का कॉन्सेप्ट बज़ाहिर बहुत सादा लगता है कि जो इस्म नर को जाहिर करे वो मुज़क्कर और मादा के लिए मुअन्नस। लेकिन जब हम इसके इतलाक की गहराई में जाते हैं तो ये एक बिल्कुल अलग ही कहानी बन जाती है। को होस्ट, अब देखें, हकीकी जिन्स तो बड़ी आसानी से समझ में आती है, जैसे लड़का और लड़की या शेर और शेरनी, लेकिन ये गैर हकीकी जिन्स का क्या चक्कर है? मतलब सूरज, ज़मीन, दिन, रात, बेजान चीज़ों की भी जिन्स होती है, ये कैसा उसूल है? मास्टर टीचर, यही तो जुबान की खूबसूरती है। बायोलॉजिकल फ़र्क तो फितरत का है, लेकिन उर्दू जुबान ने बेजान अशिया को भी एक गैर हकीकी जिन्स दे दी है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं दिन निकल आया और रात हो गई, यानी सूरज मुज़क्कर है और ज़मीन मुअन्नस। ये ज़ुबान का अपना एक शायराना निज़ाम है जिसे इम्तहानात के लिए समझना इंतहाई ज़रूरी है। अब आते हैं सेक्शन 2 की तरफ, जो कि सरासर कवायद और मैकेनिक्स पर मबनी है। अल्फाज को मैकेनिकल तरीके से मुअन्नस में कैसे बदला जाए, ये वो हिस्सा है जहां ग्रामर के उसूलों की मदद से नंबर पक्के किए जा सकते हैं। तो हमारे पास 3 बड़े और मयारी कायदे हैं। पहला, लफ्ज़ के आखिर में ये लगा दें, जैसे लड़का से लड़की। दूसरा, नून या नी का इजाफा कर दें, जैसे शेर से शेरनी। और तीसरा उसूल वो है जहां पूरा लफ्ज़ ही बदल जाता है, जैसे बाप के मुकाबले में माँ। और अगर इसमें दूसरे उसूल पर गौर किया जाए तो एक जबरदस्त पैटर्न नोट करने को मिलता है। जानवरों के नामों पर गौर करें तो वो ज्यादातर इसी दूसरे कायदे यानी नी वाले उसूल को फॉलो करते हैं। ये एक छोटी सी ट्रिक है जो बहुत काम आती है। बिल्कुल। और अब हम सेक्शन 3 की तरफ लेवल अप कर रहे हैं। ये हिस्सा खास तौर पर उन ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और तजुर्बाकार असातिज़ा के लिए डिज़ाइन किया गया है जो टॉप मेरिट लिस्ट में आना चाहते हैं। यहाँ हमारी गुफ्तगू अरबी, फारसी और नादिर अल्फाज पर होगी। को होस्ट, अक्सर ये बैरूनी अल्फाज इम्तिहानी हॉल में परेशान कर देते हैं। तालिब, शहजादा, सौदागर, आखिर ये पेचीदा अल्फाज काम कैसे करते हैं? मास्टर टीचर, देखिए, उर्दू में बहुत से अल्फाज अरबी और फारसी से मुस्तार लिए गए हैं। तालिब से तालिबा खालिस अरबी कायदा है, शहजादा से शहजादी फारसी का असर है, और सौदागर से सौदागरन जैसे नादिर अल्फाज वो हैं जो बार बार पेपर्स में दोहराए जाते हैं। इन पेचीदगियों को समझे बगैर पेपर में पूरे नंबर लेना मुश्किल है। और इन पेचीदा अल्फाज को याद रखने की प्रो ट्रिक ये है, अरबी अल्फाज को मुअन्नस बनाने के लिए ज्यादातर इनके आखिर में गोल हे का इजाफा कर दिया जाता है, और जैसा कि पहले बताया, जानवरों और परिंदों के लिए बस नी या नह लगाना काफी है। ये ट्रिक्स वाकई वक्त बचाने वाली और कमाल की हैं। और हाँ, यहाँ एक और अहम रिमाइंडर, अगर ग्रामर के ऐसे मजीद टॉपिक्स को भी इसी तरह आसानी से समझना है तो उर्दू ग्रामर की मुकम्मल प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हमारी प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए ताकि ग्रामर का कोई भी हिस्सा मिस ना हो। बेहतरीन। अब चलते हैं सेक्शन 4 की तरफ। जिन्स का ताल्लुक सिर्फ एक लफ्ज तक महदूद नहीं होता, बल्कि ये पूरे जुमले की साख्त, खास तौर पर फेल और सिफत की मुताबिकत पर गहरा असर डालता है। ओहो, ये बाईं तरफ वाले जुमले पढ़कर ही कानों को अजीब सी खटक महसूस हो रही है। अच्छी लड़का या लड़की गया, ये तो सरीहन गलत है। बिल्कुल, और यही वो आम गलती है जो अक्सर जल्दी में हो जाती है। उसूल बड़ा सादा है। मुज़क्कर इस्म के साथ फ़ैल और सिफत भी मुज़क्कर होंगे और मुअन्नस के साथ मुअन्नस, यानी दाएं तरफ मौजूद दुरुस्त शक्ल अच्छा लड़का और लड़की गईं। इम्तिहानात में फ़हम व फ़िरासत जांचने के लिए जानबूझकर जुमले की मुताबिकत पर सवालात दिए जाते हैं। और अब वक्त है सेक्शन 5 का, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। पिछले सालों के महा TET सवालात या PYQs। आइए देखते हैं कि ये सीखे गए कायदे असल इम्तिहान में कैसे काम आते हैं। को होस्ट, पहला सवाल आ गया है। लफ्ज शायर का मुअन्नस क्या है?
اس से पहले कि जवाब जाहिर हो, जल्दी से अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। प्रैक्टिस और रिवीजन का ये सबसे तेज तरीका है। और जवाब है शायरा। जिन उम्मीदवारों ने वो अरबी वाली प्रो ट्रिक याद रखी और आखिर में गोल हे लगा दिया, उनका जवाब 100% दुरुस्त है। बहुत शानदार। को-होस्ट, अगला सवाल जहन को थोड़ा तेज दौड़ाने के लिए है। लफ्ज हाथी का मुअन्नस क्या होगा? फौरी तौर पर सोचें और कमेंट्स में बताएं। सही जवाब है हथिनी। जानवरों वाला सफिक्स यानी नी का कायदा यहां बिल्कुल फिट बैठता है। ये वो आसान सवालात हैं जो मेरिट ऊपर ले जाते हैं अगर उसूल पक्के याद हों। को-होस्ट, तीसरा सवाल थोड़ा सा उलझाने वाला है। राजा का मुअन्नस क्या होगा? जरा सोचकर कमेंट्स में अपना बेहतरीन अंदाजा लिखें। और इसका जवाब है रानी। वाज़ेह रहे कि ये एक बेकायदा या इर्रेगुलर लफ्ज़ है। इन पर कोई ट्रिक या आम कायदा काम नहीं आता। ऐसे अल्फाज को बस अपनी याददाश्त में महफूज रखना पड़ता है। को-होस्ट, चौथा सवाल खासकर उन पोस्ट ग्रेजुएट्स और तजुर्बाकार असातिज़ा के लिए एक ओपन चैलेंज है। लफ्ज़ मुसन्निफ का मुअन्नस, ग्रामर की मंतिक इस्तेमाल करें और कमेंट्स में लिखें। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है मुसन्निफा। फिर से वही अरबी वाला गोल हे का कायदा। जब एक बार ये हाई लेवल असूल समझ आ जाएं तो मुश्किल तरीन अरबी अल्फाज भी बेहद आसान और काबिले पेशनगोई लगने लगते हैं। को-होस्ट, अब पांचवें सवाल में स्क्रिप्ट को थोड़ा पलट दिया गया है। मलिका किस लफ्ज का मुअन्नस है? ये एक रिवर्स सवाल है। इसका मुज़क्कर रूट वर्ड फौरन कमेंट बॉक्स में टाइप करें। और इसका मुज़क्कर रूट वर्ड है बादशाह। ये उर्दू ज़बान में फ़ारसी के गहरे असर की एक बड़ी शानदार मिसाल है। और इसी के साथ पिछले सालों के सवालात का ये हिस्सा कामयाबी से मुकम्मल हुआ। अब हम इस मास्टर क्लास के बिल्कुल आखिरी और क्लाइमैक्स हिस्से की तरफ आ गए हैं। सेक्शन 6, मुतवक्के सवालात और मंतिकी प्रैक्टिस। मंतिक और पैटर्न्स की बुनियाद पर हम गैस करेंगे कि आने वाले इम्तहानों में क्या पूछा जा सकता है। तो हमारे 3 टॉप गैस सवालात ये रहे। पहला है खादिम जिससे बनेगा खादमा, दूसरा मोर से मोरनी और तीसरा वो मुश्किल वाला नादिर लफ्ज सौदागर से सौदागरन। इनको तो पक्का ज़हन नशीन कर लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और इस निशात के इख्तिताम पर जाते जाते एक गहरा सवाल सोचने के लिए, क्या ज़ुबान और इसके उसूल हमारी हकीकत बनाते हैं या हमारी रोज़मर्रा की हकीकत ज़ुबान के उन कायदों में ढलती है? इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। हमें उम्मीद है ये तफसीली मवाद इम्तिहान की तैयारी में निहायत मुआविन साबित होगा। इस काविश को सपोर्ट करने के लिए इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मज़ीद ऐसी क्लासेस के लिए हमारे YouTube चैनल इरशाद वाहनवार को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें। पूरे ध्यान से पढ़ते रहें और कामयाबी की तरफ बढ़ते रहें। हेलो और खुशामदीद। महा टीईटी की तैयारी करने वाले तमाम उम्मीदवारों को आज के इस खास एक्सप्लेनर में खुशामदीद। आज हम उर्दू ग्रामर के एक बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक यानी मुतजाद अल्फाज पर गहराई से बात करने वाले हैं। बिल्कुल। और इस सेशन को बाकायदा शुरू करने से पहले एक जबरदस्त खबर ये है कि इस सेशन के इंतहाई अहम PDF नोट्स और प्रैक्टिस क्विज का लिंक इसी वक्त डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो बस डिस्क्रिप्शन चेक करें और अपनी तैयारी को और भी पक्का बनाएं। तो आज का हमारा एजेंडा क्या है? बहुत सीधा सा है। पहले अहमियत, फिर इम्तिहानी अक़साम, उसके बाद कुछ कमाल की ट्रिक्स, फिर पिछले सालों के सवालात और आखिर में कुछ लॉजिकल और मुतवक्के सवालात। चलें सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, यानी मुतजाद अल्फाज की अहमियत। देखें, मुतजाद अल्फाज का सीधा सा मतलब है वो अल्फाज जो मानी के लिहाज से एक दूसरे के बिल्कुल उल्ट हों, जैसे दिन और रात। बहुत ही बुनियादी सी बात है, लेकिन बुनियादी सीखने वालों के लिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी पर हमारी आगे की पूरी इमारत खड़ी होगी। बिल्कुल दुरुस्त। अब चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, अहम इम्तिहानी अक़साम। अब चूंकि हमारा फोकस ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और तजुर्बेकार असातिज़ा पर है, इसलिए महा टीईटी में बिल्कुल इब्तिदाई सतह के सवाल नहीं आते। वहाँ अदबी, अरबी व फारसी और नादिर अल्फाज पूछे जाते हैं, जैसे उरूज का जवाल, जाहिर का बातिन और खामोश का मुतजाद गोया। वाह, इससे अंदाजा होता है कि हमारा वोकैबुलरी का लेवल काफी हाई होना चाहिए। बिल्कुल। अब जरा इस तकाबुली जायजे को देखें। एक तरफ है आम सा रोजमर्रा का लफ्ज सच, जिसका मुतजाद है झूठ, और दूसरी तरफ है हाई लेवल अदबी लफ्ज वफा, जिसका मुतजाद जफा है। यहीं से पता चलता है कि आम बोलचाल और इम्तिहान पास करने वाले ज़ख़ीरा अल्फाज में कितना बड़ा फ़र्क है।
बिल्कुल, और जैसा कि कहा जाता है, ये मुतजाद अल्फाज जबान को खूबसूरत बनाते हैं और इम्तिहानात में नंबर बढ़ाते हैं। वैसे तमाम उम्मीदवारों के लिए एक और याद दहानी करवाते चले कि मुकम्मल उर्दू ग्रामर प्लेलिस्ट का लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ज्यादा से ज्यादा नंबर यकीनी बनाने के लिए इसे जरूर चेक करें। और अब आते हैं सेक्शन 3 की तरफ, इम्तिहानी ट्रिक्स, जिसका यकीनन सबको बेसब्री से इंतजार था। ये ट्रिक्स क्या हैं, जरा जल्दी से बताएं ताकि हमारे उम्मीदवारों का कीमती वक्त बच सके। तो सुने, पहली ट्रिक ये है कि अगर लफ्ज अरबी उल असल है तो इसका मुतजाद भी अरबी ही होगा। जैसे अदल का मुतजाद इंसाफ नहीं बल्कि जुल्म होगा। दूसरी ट्रिक, फारसी अल्फाज के शुरू में अमूमन ना या बे लगाकर मुतजाद बन जाता है, जैसे खुश से नाखुश। है ना कमाल का शॉर्टकट। इम्तिहान के दबाव में ये ट्रिक्स जादू का काम करती हैं। जबरदस्त। और अब बारी है चौथे हिस्से की, पिछले सालों के सवालात। तमाम लोग तैयार हो जाएं क्योंकि अब आप सबको कमेंट बॉक्स में अपने जवाब देने हैं। तो ये रहा महा टीईटी का पहला सवाल, उरूज का मुतजाद क्या है? जल्दी से अपना अंदाजा कमेंट्स में टाइप करें, हम थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, तो जिन लोगों ने जवाब दे दिया है वो अपना जवाब मैच करें। दुरुस्त जवाब है जवाल। उरूज का मतलब बुलंदी पर जाना और जवाल का मतलब नीचे आना। ये एक परफेक्ट अदबी मिसाल है। बहुत खूब। अब चलते हैं दूसरे सवाल पर। नूर का मुतजाद क्या है? ध्यान रखिएगा, इसका जवाब कोई आम सा रोजमर्रा का लफ्ज नहीं है। जल्दी से कमेंट करें। तो इसका सही जवाब है जुल्मत। यहां बहुत से लोग गलती से अंधेरा या रोशनी जैसे अल्फाज चुन लेते हैं, लेकिन याद रखें नूर के साथ हमेशा जुल्मत ही आएगा। ट्रिक याद है ना, अदबी लफ्ज के साथ अदबी मुतजाद। बिल्कुल सही। अब तीसरा सवाल पेश खिदमत है, अदिल का मुतजाद क्या है? इस पर जरा वो अरेबी वाली ट्रिक इस्तेमाल करके बताएं। और इसका जवाब है जुल्म। देखें, यहां वो अरबी रूट वाली ट्रिक 100% काम कर गई है। अदल एक अरबी लफ्ज है तो उसका उल्ट भी अरबी यानी जुल्म ही होगा। 1 नंबर तो यही पक्का हो गया। अच्छा, चौथा सवाल जो कि उर्दू अदब का बहुत ही मशहूर और पसंदीदा लफ्ज है, वसल का मुतजाद क्या है? फटाफट कमेंट्स में बताएं। सही जवाब है हिजर। वसल और हिजर उर्दू शायरी का सबसे क्लासिक और बेऐब जोड़ा, और ये पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के पेपर्स में बार बार आता है, इसलिए इसे तो पक्का याद कर लें। स्पीकर, अब आखिरी पिछले साल का सवाल, ये थोड़ा सा मुश्किल है। फयाज का मुतजाद क्या है? ये एक जबरदस्त चैलेंज है आप सबके लिए। इसका जवाब है बखील। फयाज मतलब बहुत सखी और खुले दिल वाला, और बखील मतलब कंजूस। जिन उम्मीदवारों ने 5 जवाबात सही दिए हैं, कमेंट सेक्शन में उन सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। आपकी तैयारी बिल्कुल सही ट्रैक पर है। चलें जी, अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी हिस्से की तरफ, मंतिकी और मुतवक्के सवालात, यानी वो सवालात जो लॉजिक के हिसाब से आने वाले इम्तिहानात में जरूर पूछे जा सकते हैं। स्पीकर बी है, इसमें पहला मुतवक्के जोड़ा है कसीफ और लतीफ, और दूसरा जोड़ा है ज़की और गबी। बिल्कुल, बुनियादी सीखने वालों के लिए इसको आसान करके बताते चले कि कसीफ मतलब गाढ़ा या भारी, जिसका उल्ट लतीफ है यानी बहुत नाजुक, और ज़की का मतलब इंतहाई ज़हीन, जिसका उल्ट है गबी यानी कम अकल या सुस्त जहन वाला। ये अल्फाज आपकी वोकैबुलरी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। और अब इस सेशन का आखिरी चैलेंज, हमारा तीसरा गेस क्वेश्चन, मुतकब्बिर का मुतजाद क्या है? इसका जवाब हम नहीं बताएंगे, ये आप सबके लिए चैलेंज है। इसे अभी सोचें और कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। बिल्कुल, और हाँ, पीडीएफ नोट्स और क्विज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसे लाजमी डाउनलोड करें। और अगर आज का ये एक्सप्लेनर पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल इरशाद वाइनवार्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जुड़े रहें और मेहनत करते रहें।